जय हिंद कैडेट्स। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अमनजोत जय हिंद। तनवीर, अमित, रोहित जय हिंद। मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? राम राम बेटा। जय हिंद। वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? प्लीज कंफर्म। देन स्टार्ट करते हैं बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। ग्रेट। वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? क्लियर है, चलिए क्लियर है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। देखो आज की जो क्लास है ना करंट अफेयर्स की, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली? क्योंकि आज की क्लास के अंदर कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स के अंदर हुए हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनके पूछे जाने के चांसेस मुझे लग रहा है कि एनडीए इस बार जरूर पूछेगा, वो जरूर पूछेगा। बिकॉज दो से तीन चीजें डिफेंस के सेक्टर में ऐसी हुई है ना कि जो पूछेगा जरूर एनडीए। अपन कहां से कहां तक कर रहे हैं? लास्ट टाइम 25 तक हमने कर लिए थे, आज 26 अप्रैल से लेके हम 1 मई तक के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ठीक है, चिंता मत करना। इन बिटवीन जो है मैं आपको अप्रैल का भी पूरा करवाने वाला हूं, बिकॉज मैंने बताया कि अपन लोगों को अगर करंट अफेयर्स करना है तो पिछले 8 महीने तक काम कवर करेंगे। तो चिंता मत करना, अभी 1-2 लेक्चर्स के अंदर थोड़ा सा आप सेट हो जाओ। इस ईयर्स के इस जो है वीक के करंट अफेयर्स पढ़ लो, देन उसके बाद हम डिटेल में जो पिछले मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं वो हम यहां पर कर लेंगे। क्लियर है? ओके, ग्रेट ग्रेट। हाँ, कुछ रह गए थे वो मैं इंक्लूड करवा रहा हूँ, डोंट वरी, सारी चीजें हो जाएगी बेटा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। न्यूज़पेपर मैं बता चुका हूँ, द हिंदू से अभी मत रेफर करना आप। जो है टाइम्स ऑफ इंडिया कर सकते हो, पढ़ सकते हो, या इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, हिंदुस्तान टाइम्स भी अच्छा है। ये कुछ 3 न्यूज़पेपर है जो मैं एनडीए के लिए रेफर करता हूँ। आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तब मैं बोलता कि चलो अब द हिंदू रेफर कर लो, बट अभी जो है ना इसमें अपना काम हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैगजीन मिल जाएगी बेटा, डोंट वरी। मैगजीन बन गई है, अप्रैल की बन गई है, और फाइनली 1-2 दिन के अंदर वो अप्रूव हो जाएगी, और अप्रूव होने के बाद आपको मिल जाएगी ना, बिल्कुल चिंता मत करो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, न्यूज़ पढ़ी किसी ने? संजीव कुमार सिंह पूछ रहे सर आप जिम जाते हैं क्या? मतलब अगर किसी को देख के ये पूछना पड़ जाए कि सर आप जिम जाते हो क्या, फिर तो जिम जाने का कोई मतलब ही नहीं है। है ना? है ना? हाँ वही चीज़ है, ऐसा नहीं है। हाँ, जरूरी है, हर व्यक्ति को अपने फिजिक के ऊपर काम करना चाहिए, जरूरी है। दौड़ो, जिम जाओ, हर वो काम करो जो तुम्हारी पर्सनालिटी को बेहतर बना रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज, नोट कर लेना इसको, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। इस न्यूज के आने के चांसेस ज्यादा हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, पता है आपको, बहुत बड़ी कंपनी है, यूएसए की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट, क्या होता है ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके हर कंट्री के वो अलग अलग प्रेसिडेंट बनाती है। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया में जो काम संभाल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट होंगे। माइक्रोसॉफ्ट का जो यूएसए के अंदर काम संभाल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट यूएसए का प्रेसिडेंट होगा। पाकिस्तान में संभाल रहा है, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट है, उनका क्या नाम है? अनंत महेश्वरी। नाम नोट कर लेना, इनका नाम है अनंत महेश्वरी। इनको जो है नेस्कॉम का चेयरमैन बना दिया गया है। अब ये नेस्कॉम क्या होता है डिटेल में इसको जानेंगे, पर अभी न्यूज क्या है, बहुत बड़ी न्यूज है। नेस्कॉम के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। नेस्कॉम का चेयरमैन किसको बनाया है? अनंत महेश्वरी को। नाम याद रख लेना, अपॉइंटमेंट भी इस बार बहुत सारे हुए, अनंत महेश्वरी को बनाया है। और किसका चेयरमैन बनाया गया है? नेस्कॉम का। किसका है? नेस्कॉम का चेयरमैन बनाया गया अनंत माहेश्वरी को। अब ये तो देखो डायरेक्टली न्यूज हो गई कि अनंत माहेश्वरी को नेस्कॉम का चेयरमैन बनाया गया है, बट नेस्कॉम होता क्या, भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट ये क्यों है, तो देख लेते नेस्कॉम क्या है, डिटेल देख लेना नेस्कॉम की। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये एक एसोसिएशन है ना, ये कोई सरकार का एसोसिएशन नहीं है, गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? जितनी भी भारत के अंदर आईटी कंपनीज है, आईटी का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? भारत के अंदर जितनी भी आईटी कंपनीज है, आईटी का क्या मतलब होता है बताइए? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईटी? हाँ, मैगजीन फ्री मिलेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटी? सब बोलते ना आईआईटी ज्वाइन करना है, उसके बाद आईटी सेक्टर में जाएंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे। आप लोग बोलते हो कि 12th के बाद एनडीए ज्वाइन करेंगे, स्पेशल फोर्सेस में जाएंगे, इंडियन आर्मी नेवी के अंदर जाएंगे और देश का मान बढ़ाएंगे। चलो, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, तो भारत के अंदर बहुत सारी आईटी कंपनीज है, जैसे हमारी टीसीएस हो गई है ना, माइक्रोसॉफ्ट भी काम करती है भारत के अंदर। इसके अलावा जो है वो कैप जेमिनी भी है, बहुत सारी कंपनीज है। अब इन कंपनीज के ऊपर क्या है, एक
इनके ऊपर एक नजर बना के रखना, आप बोल सकते हैं इन कंपनीज को जोड़ के रखना, इन कंपनीज को किसी भी हेल्प की जरूरत पड़े गवर्नमेंट के लिए तो इनकी तरफ से गवर्नमेंट से बात करना, ये ग्रुप का काम ये होता है। और इस ग्रुप का क्या नाम है? नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन। एक एसोसिएशन, एक ग्रुप है किसका? भारत की जितनी भी सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी है उनका, ठीक है। और भारत के अंदर आईटी इंडस्ट्री की ये सबसे एपेक्स बॉडी, एपेक्स का मतलब होता है सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंची बॉडी है आईटी इंडस्ट्री की। मतलब आईटी सेक्टर के अंदर अगर मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम की बात करूं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं कंट्री को, तो वो क्या है? नेस्कॉम है, याद रखना। बट ये सरकारी नहीं है ना, सरकारी नहीं है। तो इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया उनको, 1988 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ये नोट कर लेना। नेस्कॉम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना जरूरी था बिकॉज नेस्कॉम बार बार नाम इसका आ रहा था। और चेयरमैन कौन बनाए गए? अनंत माहेश्वरी नेस्कॉम का चेयरमैन बनाया। पहले कहां पर थे? पहले माइक्रोसॉफ्ट के अंदर थे, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट थे, और अब किसके चेयरमैन बन गए? नेस्कॉम के चेयरमैन बन गए हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? मैगजीन पीडीएफ मिलेगा बेटा, होम डिलीवरी नहीं होगी मैगजीन की। सरकारी नहीं है बेटा, ये गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल नहीं करती है, प्राइवेट है ना। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी तो होते हैं, सरकार हर चीज को कंट्रोल थोड़ी कर सकती है। प्राइवेट कंपनीज है हमारे यहाँ पर। 1988 के अंदर इसका फाउंडेशन रखा गया था। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये काफी महत्वपूर्ण है, एक अच्छा है। देखो मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? गांधी सागर सेंचुरी टू बी सेकंड न्यू होम फॉर चीतास। आप सबको पता होगा कि भारत के अंदर कितने साल के बाद? 1952 के बाद, 1952 के बाद भारत के अंदर चीतों को लाया गया था। पता है कि नहीं? भारत के अंदर चीतों को लाया गया था, कहां पे बसाया गया था? मध्य प्रदेश के अंदर जो कूनो नेशनल पार्क है, श्योपुर और शिवपुरी इनके बीच में, दोनों की बाउंड्रीज टच करता है। मध्य प्रदेश के अंदर कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क के अंदर चीतों को बसाया गया था, ये पता होगा आपको। अब मेरा सवाल पहला आपका ये है, आप जिसको पता है वो बताइएगा, जो चीते लाए गए भारत के अंदर उसको किस देश से हमने इंपोर्ट करा है? किसी देश से हम चीते लेकर आए ना, भारत के अंदर तो चीते होते नहीं थे। कितने लाए थे? 8 लेकर आए थे, 5 मादा थे, 3 नर थे। 1952 के अंदर भारत के अंदर जो है चीते विलुप्त हो गए थे। अब कूनो नेशनल पार्क के अंदर लेकर आए थे। अब इनकी क्या है, थोड़ा सा इनकी समस्या आ रही है, इनको जो एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। तो अब ये कहा गया है कि कूनो के अंदर तो ये रहेंगे और इनको फिर बाकी जो बचे हुए हैं इनको शिफ्ट किया जाएगा। अफ्रीका में कहां से लाए थे? बिल्कुल बिल्कुल, साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका की किस कंट्री से लाए थे? अफ्रीका की किस कंट्री से लाए थे? नामीबिया, नामीबिया से इनको लाया गया था, याद रखना। किससे लाया गया था? नामीबिया से लाया गया था, नामीबिया से इनको लेकर आए थे। अब क्या है, इनका जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा बढ़ता भी जा रहा है। और पॉपुलेशन तो ठीक है, क्या है कि कूनों के अंदर इनको रखा है, कूनों के अंदर इनके खाने की थोड़ी सी कमी हो रही है। तो ये निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार को कि इनको कहीं और शिफ्ट करो, नहीं तो क्या है, इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी, इनको कहीं और शिफ्ट करना है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या बोला? ठीक है हम इनको शिफ्ट करेंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर और नीमच, मंदसौर और नीमच ये दोनों जगह से टकराता हुआ एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है गांधी सागर अभ्यारण्य। तो गांधी सागर अभ्यारण्य के अंदर इनको शिफ्ट किया जा रहा है। अभी बात करी है, अभी हुआ नहीं है, शिफ्टिंग शुरू नहीं करी है। बात करी है कि ये जो है ना गांधी सागर सेंचुरी, ये चीता की नई सेंचुरी होगी। क्लियर है पॉइंट? यहां तक क्लियर है? कितने महीने के अंदर करना पड़ेगा ये भी ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि 10 साल बात कर रहे हैं, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों? शिकार करने के लिए इनको थोड़ी सी जगह वहां पर कम मिल रही है, शिकार भी कम है। और क्या है कि कई बार क्या होता है ना, आप समझते हो, जानवर जब बहुत सारे हो जाते हैं, अब चीते बहुत सारे हो गए तो आपस में लड़ने लगते हैं, फिर क्या है वो एरिया की झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो दैट्स वाई क्या है, इनको शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। मंदसौर, अच्छा बाकी बच्चे मंदसौर से भी हैं। डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछते हैं वैसे, सेंचुरी पूछेंगे। बट क्या है, देखो करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब ये नहीं होता मैं आपको चाहूं तो डायरेक्टली पढ़ा सकता हूं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, पीछे की हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि एसएसबी के अंदर भी करंट अफेयर्स का लेक्चरेट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रहता है। ओके, करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाए मैं बता चुका हूं आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स को सिर्फ नोट करते जाना। जैसे चीतों को कहां शिफ्ट कर रहे हैं? गांधी सागर। पहले कहां थे? कूनो के अंदर थे। कितने लाए थे? 8 लाए थे। कहां से लाए थे? नामीबिया से लाए थे। तो इस तरीके से पढ़ोगे ना तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके क्लियर है? गांधी सागर सेंचुरी, मध्य प्रदेश। ग्रेट।
पीडीएफ मैगजीन मिल जाएगी बेटा, जब भी आएगी ना तो अपडेट कर दिया जाएगा। मैं खुद आपको बता दूंगा कि इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, कहां पर मिलेगी, तो चिंता मत करो थोड़ा सा। ओके, अगला यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश को अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? हुडको अवार्ड दिया गया है फॉर बेस्ट प्रैक्टिस टू इंप्रूव द एनवायरमेंट। उत्तर प्रदेश को एक अवार्ड मिला है, ध्यान से सुनना। अवार्ड किसने दिया है? हुडको ने दिया है। फुल फॉर्म बता दूंगा हुडको का, चिंता मत करो। हुडको ने एक अवार्ड दिया, किस लिए दिया है? कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो एनवायरमेंट है उसको सही तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रोटेक्ट किया है। अलग अलग स्कीम्स बना के, वहां की सरकार ने काम करके, लोगों का भी वहां का योगदान रहा है। तो उत्तर प्रदेश को जो है वो अवार्ड दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? याद रखना, बेस्ट प्रैक्टिस टू इंप्रूव द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस के लिए अवार्ड दिया गया है। कौन सा? यूपी को दिया गया है। स्वच्छ विरासत अभियान के अंदर की जो अपनी हेरिटेज साइट्स हैं, हेरिटेज साइट आप समझते हो ना, यूपी के अंदर बहुत सारी हेरिटेज साइट्स हैं, ऐतिहासिक विरासतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐसी एरियाज जहां पर टूरिस्ट भी आते हैं। तो यहां पर क्या है, यूपी को अवार्ड दिया गया है इस चीज के लिए। किसने अवार्ड दिया है? भारत सरकार के अंदर आपने नाम सुना होगा, हुडको। हुडको का फुल फॉर्म नोट कर लेना, द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। भारत सरकार का ही एक उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ऑर्गेनाइजेशन है। 1 लाख रुपए दिए गए हैं। कितने मिले हैं? 1 लाख रुपए। क्लियर है? किसके लिए दिए? साफ सफाई रखने के लिए, कि जो विरासतें थी उत्तर प्रदेश के अंदर वहां पर उन्होंने साफ सफाई रखी है, तो अवार्ड दिया है। अब इसमें क्या याद रखना है, अवार्ड किसने दिया? हुडको ने दिया। हुडको का फुल फॉर्म द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किसने दिया है? कितने लाख रुपए मेरे? 1 लाख रुपए मेरे। अब लोग बोलोगे कि सर 1 लाख रुपए का क्या करेंगे? देखो, लाख रुपए मनी मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करती है? रेपुटेशन मैटर करती है, कि उत्तर प्रदेश ने इतना अच्छा करके चीज दिखाई है। तो ये पॉइंट याद रखना, मनी कभी भी मैटर नहीं करेगी। हमेशा जो है चीजें जो मैटर करती है वो रेपुटेशन करती है। ये बात समझ के चलना है। जैसे फोर्सेस के अंदर अब तुम जा रहे हो, आपको पता भी नहीं होगा कि लेफ्टिनेंट की सैलरी कितनी होती है। कोई है सैलरी के लिए जा रहा है? यहाँ पर सैलरी के लिए कोई नहीं जा रहा, सारे लोग पोजीशन के लिए जा रहे हैं, है ना? पोजीशन के लिए जा रहे हो या देश की रक्षा करनी उसके लिए जा रहे हो, जो भी तुम्हारा माइंड सेट है, वो माइंड सेट में के अंदर सैलरी तो नहीं होगा, मुझे पता है। तो ये पॉइंट याद रखना। प्रशांत तोमर बोल रहे सर 5 सोल्जर्स डाइड रिसेंटली। डोंट टेल डाइड, नहीं बोल सकते यार। बलिदान दिया है उन्होंने अपने जीवन का। पैराएसएफ के जवान थे और जीवन का बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। डाइड नहीं बोलना, है ना? मार्टर्ड बोल सकते हो, डाइड मत बोलो, अच्छा नहीं लगता है, वो चीज सही नहीं लगती है। बिकॉज क्या है, एक फौजी मरता नहीं है कभी भी, तो बलिदान देता है। मरने और बलिदान देने में डिफरेंस है। बलिदान है ना, वो दूसरों के लिए दिया जाता है, कि किसी चीज की रक्षा करते हुए, किसी को प्रोटेक्ट करते हुए अपने जान की बाजी लगा दी, इसको बोलते बलिदान। डाइट तो क्या है, डाइट वाइट तो बहुत अलग चीज हो जाती है। ठीक है, शहीद भी नहीं बोलना, बलिदान बोला जाता है। बिकॉज शहीद का जो डेफिनेशन है वो भी थोड़ा सा अलग रहता है, इसलिए बलिदान कहा जाता है। बैच भी जो है वो बलिदान रहता है हमारा, इसीलिए। चलिए आके, बांग्लादेश के अंदर चुनाव हुए, बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर एक नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। 22वें बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है ना? याद रखिएगा, बांग्लादेश के अंदर जो एक बहुत बड़ी पार्टी है, रूलिंग पार्टी, आवामी लीग। याद रखने, जैसे अपने आप बहुत बड़ी पार्टी अभी सरकार के अंदर, अभी सरकार में किसकी पार्टी है? बीजेपी है, जो सरकार चला रही है, भारतीय जनता पार्टी है। वैसे बांग्लादेश की भी ना एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसका नाम है आवामी लीग। आवामी लीग की है ये, और इनकी उम्र है कितनी? 74 ईयर्स तकरीबन हो गया, लिखा होगा यहाँ पर, यस 74 ईयर्स से रिटायर्ड जज हैं। और ये बांग्लादेश के क्या बने हैं? ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने हैं। नाम पढ़ो, शहाबुद्दीन चुप्पू, नाम रख लेना, याद रखना, शहाबुद्दीन चुप्पू, है ना? बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है इन्होंने, शहाबुद्दीन चुप्पू। नाम नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्लियर है? ग्रेट। हम्म 8 चीते इंपोर्ट किए थे, लिखा है बेटा वहां पे। बच्चा पूछ रहा है सर कितने चीते इंपोर्ट किए? 8 करे थे। देखो याद रखो, एसएसबी के अंदर है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन। मेरे माइंड में, या मैं किसी भी चीज को देख रहा हूं, तो मेरे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि मैं उसको ऑब्जर्व कर लूं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, पीपीएनडीटी टेस्ट की, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट जो होता है, डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी आप बोलते हैं। अब पीपीडीटी के अंदर क्या होता है, जब पहले दिन आप स्क्रीनियन होते हैं तो आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है। पिक्चर बड़ी हैजी सी होती है, धुंधली होती है। उस पिक्चर के अंदर आप क्या चीजें ऑब्जर्व करते हो, और ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या स्टोरी बनाते हो। जब आप स्टोरी लिखते हो तो समझ में आ जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है।
तो अभी तुम्हारा एसएसबी का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, मतलब क्लासेस शुरू नहीं हुए, जो भी है। बट एक बात याद रखना कि अपना ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ा लो। ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाना बहुत जरूरी है एक आर्म फोर्सेस के पर्सन के लिए और एक ऑफिसर के लिए। ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसकी आंखों के सामने जो हो रहा है, उसके पास में बैठा हुआ व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसको सब समझ में आना चाहिए। ये पॉइंट याद रखना, सब समझ में आना चाहिए। आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हो, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसने क्या पहना है। आपका ऑब्जर्वेशन हर जगह होना चाहिए। याद रखना, ऑब्जर्वेशन एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ये हर पर्सन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जरूरी है। ग्रेट। स्पेसिफिकली जब नेवी में आप जाओगे तो नेवी के अंदर तो ऑब्जर्वेशन अपने एक बहुत बड़ी क्वालिटी हो ही जाती है ना। नेवी के अंदर ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। जब आप शिप पे होते हो तो चीजें आपको कई सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती है। चलो नेक्स्ट जाते हैं। ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया रैंक्स 4th इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। भारत की जो रैंकिंग है वो 4थे नंबर पे आई है। किसमें? ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर के अंदर। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि दुनिया के अंदर जितने भी देश है जो कि युद्ध के ऊपर खर्चा, युद्ध तो नहीं बोलूंगा मैं, मिलिट्री के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, भारत उसमें 4थे नंबर पे आता है। अब ये रिपोर्ट किसने दी है? रिपोर्ट याद रखना, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमेशा याद रखना। जब भी मिलिट्री की बात होगी, मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात होगी, मिलिट्री रैंकिंग की बात होगी ना, ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आती है। इसलिए याद रखना इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। भले नाम में पीस है बट ये दूसरा थोड़ा सा काम करती है। नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक रिपोर्ट जारी करी। रिपोर्ट जारी करने के बाद यह बताया कि 2022 के अंदर है ना, 2023 नहीं, 23 तो अभी शुरू हुआ है, 2022 के अंदर दुनिया के अंदर जो कंट्रीज स्पेंड कर रही थी, खर्चा कर रही है किसमें? मिलिट्री एक्सपेंसेस। जैसे सैनिकों की सैलरी, सैलरी तो कम ज्यादा उसकी बात नहीं करेंगे, बट इक्विपमेंट्स परचेस करना, अभी हमने देखो राफेल लिए थे, S-400 हमने परचेस करे थे। तो ये सारी चीजें करने के बाद जो भारत का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो कितना आया है? 4थे नंबर पे आया। अच्छा चलो गैस करो पहले पे किसका आया होगा, गैस करो पहले पे किसका आया होगा। इसको जूम कर दूं? जूम करने की जरूरत ही नहीं है, नोट्स मिलेंगे तो इसमें मिल जाएगा बेटा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, SIPRI, नोट कर लो। किसका आया होगा, है ना? भारत ने कितना बढ़ाया है? 2021 के अंदर से अपना 6% हमने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। पिछले 2021 की तुलना में इस बार 6% हमने बढ़ा है। पहला कौन है? यूएसए, रशिया, फ्रांस। ग्रेट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इस रैंक में नंबर 1 आना, नंबर 2 आना, नंबर 3 आना, ये अच्छी बात है कि थोड़ा सा नहीं सर ये नेगेटिव चीज है कि भारत मिलिट्री एक्सपेंडिचर के अंदर हम खर्चा कर रहे हैं? ये अच्छी बात है कि गलत चीज है? अच्छा यूएसए, रशिया, चलो मैं बता देता हूं, टेंशन थोड़ा सा कम कर देता हूं आपका। ये देख लो, पूरी दुनिया ने कितना बिलियन खर्चा किया है? पूरी दुनिया ने कितना किया है? 2240 बिलियन। पूरी दुनिया ने मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर इतना खर्चा किया, पूरी दुनिया ने। और भारत का कितना खर्चा रहा है 2022 के अंदर? 81.4 बिलियन। ये भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया का है ना? पूरी दुनिया की जब मैं बात कर रहा हूं तो पूरी दुनिया तो खर्चा कर रही है 2240 बिलियन डॉलर्स। इट्स नॉट इन रुपीस, इट्स इन डॉलर्स। इतना ज्यादा है। अब भारत के अंदर क्या है? भारत में कितना खर्चा किया? 81.4 बिलियन। इसमें नंबर 1 पर है यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे रशिया, फोर्थ पे इंडिया और फिफ्थ पे सऊदी अरेबिया। जो कि काफी सऊदी अरेबिया का आना ना थोड़ा सा ये शॉकिंग है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की अभी ऐसे रिलेशनशिप किसी से खराब नहीं है। यूएसए का तो पता ही था अपने को, यूएसए तो आएगा ही सही, चाइना भी वी न्यू दैट, रशिया इंडिया भी पता था, बट सऊदी अरेबिया ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग क्या आई है? 4थी आई है। पूरी दुनिया में भारत ने कितना खर्चा किया है? 81.4 बिलियन। इसको कन्वर्ट करके देखना रुपीस के अंदर कितना खर्चा किया, समझ में आ जाएगा। हाँ, अब आपके सवाल का जवाब, अब आपके सवाल का जवाब, ये अच्छी बात है कि गलत बात है? देखो अगर आप इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव से देखते हो तो इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव से ये थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेज देता है। क्यों देता है? अब देखो मान लो कोई देश हमसे लड़ना चाह रहा है, भिड़ना चाह रहा है, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये जो कंट्री है ये अपने मिलिट्री एक्सपेंसेस के ऊपर इतना खर्चा कर रही है, दैट मीन्स ये कंट्री काफी पावरफुल है। मैं इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव से आपको बोल रहा हूं, तो ये मैसेज जाता है कहीं ना कहीं कि कंट्री जो है ये बड़ी सिक्योर है, ये अपने मिलिट्री के ऊपर बहुत ध्यान देती है, एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान देती है, कहीं ना कहीं ये चीज पॉजिटिव जाती है। बट अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं
तो अभी भी हम डेवलप्ड स्टेट के अंदर नहीं गए, आप खुद देख लो, अभी भी इंडिया डेवलपिंग नेशन ही है, डेवलप्ड बना नहीं है। अब एक डेवलपिंग नेशन के लिए मिलिट्री के ऊपर इतना खर्चा करना शायद कहीं ना कहीं सही नहीं है, बट हम क्या करें, हम जानबूझ के नहीं करना चाहते, हमारी मजबूरी है। अपने आसपास के नेशंस देखो, चाइना से हमारी थोड़ी सी चाइना से हमारा टसल है ही सही, पाकिस्तान जो हमारा नेबर है उससे भी हमारी ठीक से बनती नहीं है, श्रीलंका से भी थोड़ी बहुत चीजें ठीक नहीं चल रही थी, नेपाल के साथ भी अभी इन बिटवीन कुछ चीजें हो गई थी। तो क्या है ना, ये चीजें जब देखी जाती है तो दैट्स वाई जरूरी है कि भैया जब आसपास के आपके पड़ोसी आपको मारने की राह में बैठे हो ना, तो फिर हथियार वथियार तैयार करके बैठना चाहिए कि कभी भी कुछ गड़बड़ हो और आप बूम बूम, तो ये जरूरी भी है, ठीक है, बट स्टिल क्लियर है। ग्रेट। नेक्स्ट, PGCIL wins ग्लोबल गोल्ड अवार्ड फॉर CSR वर्क। पहले तो आप इसका फुल फॉर्म जान लो, कोई बहुत बड़ी नहीं है, ये कंपनी है PGCIL। PGCIL एक भारत सरकार का एक उपक्रम है, PSU है, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग है। क्या है फुल फॉर्म PSUI का, PGCIL का? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। सुना है इसका नाम किसी ने? नाम सुना है कि नहीं? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नाम सुना है? नहीं नाम सुना है। अच्छा, PSU का मतलब जानते हो? पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग का। PSU का मतलब कितने बच्चों को पता है? PSU पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग। गेट का एग्जाम देके बोलते ना कि गेट का एग्जाम देने के बाद हम PSU ज्वाइन कर लेंगे। देखो PSU क्या होती है, ये ऐसी कंपनीज होती है जिसमें गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी रहती है, मतलब भारत सरकार का भी कुछ शेयर होता है इस कंपनीज के अंदर, और प्राइवेट का भी कुछ शेयर रहता है। तो इन कंपनीज को कहा जाता है PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये वो कंपनीज होती है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कुछ शेयर है और प्राइवेट ऑनर्स का भी कुछ शेयर है। तो ये जो कंपनीज होती है ना, ये इनको काफी फायदा होता है। फायदा क्यों होता है? देखो, भारत सरकार का पूरा सपोर्ट रहता है, भारत सरकार की खुद की भी इसमें हिस्सेदारी होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये हमारा हो गया। ONGC के अलावा भेल की हम बात कर लें, तो ये कंपनीज जो है ना, ये कंपनीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, और देश की कहीं ना कहीं ये कंपनीज रीढ़ की हड्डी है। तो ये जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी, का नाम है PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको अवार्ड मिला है, अवार्ड का क्या नाम है? ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। अवार्ड का नाम याद रखिएगा, ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। क्लियर है? कहां पर मिला है? मियामी USA के अंदर मिला है। जहां पर मिला है, मियामी USA के अंदर मिला है। क्लियर है? और जो सेरेमनी, जिस सेरेमनी के अंदर मिला है, उस सेरेमनी का नाम था ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023। अब मिला क्यों है? मिला इसलिए है, ध्यान से सुनना, मिला इसलिए क्योंकि ये जो कंपनी है, जब ये किसी चीज को बना रही है, कुछ प्रोड्यूस कर रही है, तो इस प्रोडक्शन के अंदर ये ध्यान रख रही है कि एनवायरमेंट खराब ना हो, एनवायरमेंट के ऊपर कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए कंपनी मेजर ले रही है। तो इसीलिए इस कंपनी को अवार्ड दिया गया है, और अच्छी बात है। हालांकि देखो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बट स्टिल ये न्यूज में है तो मेरा फर्ज था कि मैं आपको बता दूं। डॉक्टर VK सिंह जो है वो चेयरमैन है किसके? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, उन्हीं को मिला है। डॉक्टर VK सिंह को दिया गया अवार्ड। कहां पर दिया गया? मियामी USA के अंदर दिया गया है। ओके, करण बोल रहे सर पावर ग्रिड में मेरे अंकल वर्क करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये लिखा है ना बेटा, कॉर्पोरेशन, ये लिखा है स्पेलिंग। ग्रेट। प्राइवेट लिमिटेड नहीं है बेटा, सिर्फ लिमिटेड है, प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट नहीं आता इनके, प्राइवेट नहीं आता। क्लियर है? ग्रेट। हाँ जी, ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अटेंड 20th एनिवर्सरी ऑफ स्वागत इनिशिएटिव बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टुडे। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वागत इनिशिएटिव लिया था, स्वागत करके, गुजरात के कितने बच्चे, गुजरात के बच्चों को पता होगा, गुजरात के अंदर एक स्कीम चलाई गई थी या एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था स्वागत। कब लॉन्च किया गया था? 2003 के अंदर लॉन्च किया गया था, काफी पहले लॉन्च किया गया था।
इसका फुल फॉर्म है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवियंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक स्कीम थी, इसके थ्रू क्या किया जाता था कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं, बेसिकली गुजरात के लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट के बाद इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट के बाद अगर हम बात करें कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने विकसित करी, एक ऐसा सिस्टम बनाया कि सारा का सारा काम जो है वो कंप्यूटर के थ्रू हो जाता था, ऑनलाइन काम वहां पर हो जाता था। जैसे यहाँ पर एमपी के अंदर देखे तो एमपी ऑनलाइन यहाँ पर है। तो उसी तरीके से इस स्कीम को लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2003 के अंदर। याद देखो, 2003 के अंदर गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे उस समय पर, तब लॉन्च किया था। तो उसका 20th एनिवर्सरी थी, 20वीं एनिवर्सरी थी उसकी। क्लियर है? कहां पर? स्टेट का नाम याद रखना, गुजरात। स्वागत का फुल फॉर्म नोट कर लो, स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवियंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्रीवियंसेस का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा ग्रीवियंसेस का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीवियंसेस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीवियंसेस? ग्रीवियंसेस का मतलब क्या होता है? ई मित्रा राजस्थान के अंदर, बिल्कुल सही बात है। कंप्लेन, समस्या, बिल्कुल सही बात है। ग्रीवियंसेस मतलब कंप्लेन, समस्या, आपकी सारी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। समाधान केंद्र है ना, मध्य प्रदेश के अंदर भी समाधान केंद्र चलते हैं, तो उसी तरीके के हैं ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस समस्या का समाधान, ग्रीवियंसेस। बस ये तुमको भी इसी तरीके का ग्रीवियंस रिजॉल्व एटीट्यूड लेकर आना है कि कोई भी समस्या हो उसका समाधान तुम ढूंढो, ना कि समस्या के अंदर और ज्यादा समस्या ढूंढ लो, है ना। ये बहुत सारे लोगों की पर्सनालिटी होती है इस तरह की, समस्या के अंदर भी वो समस्या ढूंढने लगते हैं, तो फिर वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। समस्या का हमेशा समाधान ढूंढना आपको जरूरी है। ग्रेट। प्रॉब्लम्स, शिकायतें, समस्या। ओके, हाँ जी। फोर्थ मीटिंग ऑफ इंडिया मोजाम्बिक ज्वाइंट डिफेंस वर्किंग ग्रुप हेल्ड इन डिफेंस। भारत और मोजाम्बिक, भारत और मोजाम्बिक ज्वाइंट डिफेंस वर्किंग ग्रुप। ज्वाइंट डिफेंस वर्किंग ग्रुप बेसिकली क्या मतलब है कि इंडिया है और हमारा ये मोजाम्बिक है। इंडिया और मोजाम्बिक के डिफेंस पर्सोनल्स, नेवी के, आर्मी के, एयरफोर्स के, कोस्ट गार्ड के, ये सारे लोग जो है वो मिले हैं, है ना। कहां पर मिले हैं? दिल्ली के अंदर मिले। दिल्ली के अंदर इनकी एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर दोनों ने क्या बातचीत करी होगी कि कैसे अपनी अपनी कंट्रीज की सिक्योरिटी को इंप्रूव किया जाए। भारत ने, देखो भारत का बहुत अच्छा एक जो इंडिया है ना, इंडिया हमेशा इन कंट्रीज की हेल्प करता है। जैसे मोजाम्बिक की बात कर ली जाए, जो अफ्रीका की छोटी छोटी कंट्रीज है, तंजानिया की बात कर ली जाए, भारत इनको देता है टेक्नोलॉजी। अब देखो इन कंट्रीज के पास इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं। देखो बड़ा छोटा सा है, मोजाम्बिक की है, मोजाम्बिक है, अफ्रीकन कंट्री है, कोस्ट के ऊपर बना हुआ, इंडियन ओशन के कोस्ट के ऊपर बसी हुई कंट्री है, और पायरेट्स की समस्या हमेशा बनी रहती है, सिविल वॉर की समस्या यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। इंडिया क्या करता है? इंडिया जो है वो इस तरह की कंट्रीज को हमेशा टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज देता है, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, मैन पावर ट्रांसफर करता है। आपने देखा होगा वहां पर कोई भी समस्या होती है तो भारत से लोग जाते हैं सुलझाने के लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के लोग जाते हैं। तो क्या है, ये कंट्रीज जो है ना, ये कई लंबे समय से बोल रहा हूं मैं, भारत के ऊपर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। इसलिए क्या है, भारत इन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप भी अच्छा बना के रखता है, क्योंकि क्या है, देखो पूरी दुनिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के रखना जरूरी है। ये बात हमेशा मेरे ध्यान रखना, जीवन में भी ये चीज ध्यान रखना। तुम्हारे ज्यादा दुश्मन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। दुश्मन तो होना ही नहीं चाहिए, पहली बात मैं अगर ये बताऊं। सबसे तुम्हारे रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। बहुत गहरी दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे तुम्हारे रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। और भारत भी यही करता है, बिकॉज दबदबा उसी व्यक्ति का रहता है जिसके दोस्त ज्यादा है। जिसके दुश्मन ज्यादा है उसका दबदबा नहीं रहता। ये मूवीज के अंदर कहने की बातें अच्छी हैं। जिसके दोस्त ज्यादा है उसका दबदबा सबसे अच्छा रहता है। भारत का दबदबा पूरी दुनिया में सबसे अच्छा क्यों है, ज्यादा क्यों है अभी के टाइम पे? रशिया दोस्त है, यूएसए दोस्त है, जर्मनी दोस्त है, यूके दोस्त है। अब मान लो कि ये कंट्रीज हमारी दुश्मन होती या इनसे हमारा कुछ ना कुछ इशू होता, तो फिर इतना प्रेशर हम दुनिया की दूसरी कंट्रीज पे क्रिएट नहीं कर पाते, है ना। तो ये थोड़ी सी चीजें याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, अब इस चीज से लेकर एक और चीज याद रखना। मोजाम्बिक के अंदर क्या हुआ था, एक टाइम पर बहुत सारा फ्लड आ गया था, फ्लड की भी समस्या थी वहां पर, फ्लड हो गया था, भुखमरी की समस्या चल रही थी वहां पर। मतलब उस मोजाम्बिक की कंट्री की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल डिजास्टर हुआ था मोजाम्बिक के अंदर। उस समय पर भारत ने एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन सागर। इस मिशन के थ्रू उसने क्या किया था, मोजाम्बिक की मदद करी थी, फूड हमने प्रोवाइड किया था, वहां के लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया था। तो ये चीज जो है ना, ये याद रखिएगा, मिशन सागर इसका नाम है।
इसके अलावा भारत और मोजाम्बिक की एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है जिसका क्या नाम है, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया टाइलेटरल एक्सरसाइज। ये भारत और मोजाम्बिक की एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम भी है। तो ये अभी हुई नहीं है, जब होगी तब मैं बता दूंगा, बट ये एक्सरसाइज का नाम है, तो नोट कर लेना, बिकॉज हर कंट्री के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है, नेवल एक्सरसाइजेस होती रहती हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ग्रेट। बिगेस्ट फ्रेंड रशिया ऑफ इंडिया समझ नहीं आ रहा है। बिगेस्ट फ्रेंड रशिया ऑफ इंडिया, देखो ऋषभ कुमार, मैं तुमको एक बात बता दूं, ये दुनिया जो है ना, यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं होता। स्पेसिफिकली अगर मैं कंट्री की बात करूं तो तुमको अगर लगता है कि भारत का रशिया बहुत अच्छा दोस्त है, तो दोस्त जो है वो इमोशनली नहीं है, वो दोस्त दोस्त इसलिए है क्योंकि भारत उसको क्या देता है, बिजनेस प्रोवाइड करता है। हम S-400 परचेस करते हैं उससे, मतलब बेसिकली बात की जाए मिलिट्री इक्विपमेंट्स हम परचेस करते हैं, तुम उससे चीजें खरीदना बंद कर दो, रशिया से। हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देते हैं, फिर देखो दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदलती है। तो ये जो है ना, इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। रशिया को भी पता है कि इंडिया के अंदर अगर इंडिया से दोस्ती रखी तो एशिया रीजन के ऊपर जो है वो प्रेशर बना के रख सकता है, और चाइना के ऊपर भी प्रेशर बना के रखेगा। तो ये जरूरी होता है, हर कंट्री जो है ना वो एक दूसरे को क्या है, यूज करने की कोशिश करती है। तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। ग्रेट। कभी भी ये इमोशनल जैसी चीजें जो है, ये चीजें जो है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर नहीं होते, कंट्रीज को लेकर या इमोशनल हो गए, ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप जो बेस्ड होता है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, अगर मैं बात करूं, दो कंट्रीज के बीच का जो रिलेशनशिप बेस्ड होता है, वो कभी भी इमोशंस के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, वो बेस्ड होता है बिजनेस के ऊपर। कितना बिजनेस आप दे रहे हो उसको, और उस कंट्री से आपको कितना फायदा है, ये चीज याद रखना है। लाइफ में प्रैक्टिकल होना जरूरी है, तो प्रैक्टिकल जो है वो इन चीजों से ही आप होते हैं। अच्छा, एक कंट्री ऐसी है, हाँ, एक कंट्री ऐसी है जिससे अपना थोड़ा सा इमोशनल रिलेशनशिप है। एक कंट्री ऐसी, उस कंट्री का नाम बताओ। एक कंट्री ऐसी है जो भारत भले ही उस कंट्री के लिए कुछ भी नहीं करे, तब भी वो हमेशा भारत के साथ खड़ी, हमेशा हमेशा खड़ी रहेगी। लंबे समय तक इंडिया ने कहीं ना कहीं इसको इग्नोर भी किया था, स्टिल वो भारत के साथ थी। बताइए कौन सी कंट्री थी? नेपाल? नहीं, इजराइल। बिल्कुल से इजराइल। इसराइल जो है वो एक ऐसा देश है जो भारत के साथ हमेशा खड़ा था, जब भारत ने उसको इग्नोर किया तब भी खड़ा था। एक समय था जब इसराइल को हमने इग्नोर किया, तो ये बात याद रखना, इसराइल है। बाकी नेपाल वेपाल नहीं, नेपाल तो अभी देखो, अभी बहकावे में आ गया था, अभी हमको आंख दिखा रहा था नेपाल कुछ समय पहले, है ना। बट ठीक है, रिलेशनशिप हमारे अच्छे हो जाता है कई बार, बहुत सारे विवाद भी हुए। इसराइल के साथ हमारा विवाद कभी भी नहीं हुआ है, उसके पीछे एक रीजन है, स्टोरी है, बताऊंगा कभी टाइम मिला तो। चलो, हाँ जी, ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ये वाली देखते हैं। इनको पहचानते हो कि नहीं? दंगल मूवी, दंगल मूवी के अंदर आमिर खान जी ने इन्हीं का रोल निभाया था। क्या नाम है इनका? महावीर फोगाट, महावीर सिंह फोगाट जी, सबको पता होगा। तो महावीर सिंह फोगाट जी जो है, उनको अपॉइंट किया गया है MMA वन फेडरेशन के चेयरमैन। भारत के अंदर एक नया स्पोर्ट्स को लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उस स्पोर्ट्स का नाम है MMA। MMA का फुल फॉर्म क्या होता है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट। मिक्स्ड मार्शल आर्ट, आपने देखा है? किसी को पता है MMA के बारे में, पढ़ा है किसी ने? मिक्स्ड मार्शल आर्ट, हाँ जी, MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट। मिक्स्ड मार्शल आर्ट के अंदर क्या होता है, आप पूरी शरीर का यूज कर सकते हैं, हाथों का यूज भी करते हैं, पाँव का भी यूज करते हैं। अब इसको भारत में हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका एक फेडरेशन हमने बनाया, भारत सरकार ने बनाया, और एक बहुत रिनोन नाम है इनका, सब जानते हैं इनको, महावीर सिंह फोगाट जी। महावीर सिंह फोगाट जी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। किसका बनाया गया है? MMA फेडरेशन का चेयरमैन बनाया गया है। दंगल मूवी के अंदर आमिर खान जी ने इन्हीं का रोल किया था, तो ये थोड़ा सा याद रखना, MMA। क्लियर है? UFC, हाँ, UFC जो है वो इंटरनेशनल है। सुल्तान, अच्छा सुल्तान, ओके। हर व्यक्ति को जो है ना, मैं पहले भी हमेशा ऐसी चीज सिखाता हूँ, हर व्यक्ति को कोई ना कोई फाइटिंग स्किल जरूर आनी चाहिए। या तो तुमको MMA आना चाहिए, जुजुत्सु आना चाहिए, कराटे आना चाहिए, हाथ पांव चलाते आने चाहिए, डिपेंड नहीं रहना चाहिए आगे जाके। क्योंकि जीवन में एक चीज याद रखना, जो व्यक्ति किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है ना हेल्प के लिए, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा आगे जाके। आप अपनी सिस्टर के साथ जा रहे हो, बहन के साथ जा रहे हो, किसी के भी साथ जा रहे हो, मदर के साथ जा रहे हो, कोई कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो आदमी में दम होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आदमी में दम होना चाहिए। दम कब आता है? जब तुम किसी फाइटिंग स्किल को प्रैक्टिस कर लेते हो, और किसी भी फाइटिंग स्किल को सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है।
दिन में सिर्फ तुम 30 मिनट दो किसी भी स्किल को सीखने के लिए, एंड बिलीव मी 6 महीने के अंदर तुम उसमें महारत हासिल कर लोगे, तुमको कोई हरा नहीं पाएगा। सो ट्राई टू लर्न समथिंग, हर व्यक्ति को आना चाहिए, ये जरूरी है। मैं गर्ल्स के लिए भी बोल रहा हूँ, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की बात कर रहा हूँ। एक बोलते हैं ना यार, वो थोड़ी सी चीज मुझे सही नहीं लगती है। कहते हैं ना, बचपन से बोला जाता है, जैसे गर्ल्स के लिए कहा जाता है कि घर के बाहर जा रही हो तो भाई के साथ जाओ। तो क्या बचपन से डिपेंड बना दिया जाता है कहीं ना कहीं कि अच्छा घर के बाहर जा रही हो भाई के साथ जाओ, अकेले मत जाओ, ये मत करो। वो डिपेंडेंसी खत्म होनी चाहिए। डिपेंडेंसी खत्म कब होगी? जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे। सीधी सी बात है, दुनिया ऐसी है बेटा, यहाँ पर एक्सक्यूजेस नहीं चलते कि नहीं ऐसा मैं नहीं हो सकता, वह नहीं कर सकता। करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को मजबूत बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, हर लड़के के लिए, लड़की के लिए। सुबह आधे घंटे वर्कआउट करो, 2 घंटे वर्कआउट करो, दौड़ो भागो। जीवन में एक चीज ध्यान रखो, जो भी चीज तुम कंज्यूम कर रहे हो, जो भी खा रहे हो ना, उसको देखो कि अगर मैं इसको खाता हूं तो इससे मुझे फायदा मिलता है कि मेरा नुकसान है। 10 रुपए मिल रहे हैं, लोग क्या है चॉकलेट खा लेते हैं। अरे 10 रुपए मिल रहे हैं, दूध पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए मिल रहे हैं, वो सोया चंक्स का पैकेट खरीद के खा लो। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी चीज जाए वो तुमको फायदा देनी चाहिए। थोड़ी सी दूर जाना है तो हम बाइक का यूज करते हैं, बाइक वाइक यूज मत करो, दौड़ के चले जाओ, पैदल चले जाओ, साइकिल से चले जाओ। हर वो काम करो जो तुम्हारी हेल्थ को इंप्रूव करे। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट ही तुम्हारे अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी लेकर आते हैं, है ना। तो ये छोटी सी बात है, बट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, एमएमए अच्छी चीज है, सीखना चाहिए, बहुत आसान है ये स्किल और काफी इफेक्टिव भी होती है। इसके अंदर कुछ ऐसे मूव्स होते हैं जिससे आप आसानी से बच के निकल सकते हो। किसी भी 5-6 लोगों ने घेर के रखा है तो भी आप निकल जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक इंडेक्स जारी किया गया है। इंडेक्स का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडेक्स? इंडेक्स का क्या मतलब होता है हिंदी में, कोई बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडेक्स? अच्छा, सबसे अच्छी स्किल कौन सी? कर्व मागा। कर्व मागा सबसे अच्छी स्किल है जहां तक मैंने सीखी है। कर्व मागा इज द बेस्ट वन, को ट्राई करना। कर्व मागा सिखाने वाले लोग कम हैं इंडिया के अंदर, 1 या 2 लोग सिखाते हैं। हाँ, कोर्सेज ज्वाइन कर लोगे तो सीख जाओगे, या फिर आप यूट्यूब से देख के सीख सकते हो। कर्व मागा इज द बेस्ट वन। चलिए, इंडेक्स, सूची, सूची कहा जाती है। एक इंडेक्स रिलीज किया है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिकल फ्रीडम। क्या इंडेक्स का नाम? इकोनॉमिकल फ्रीडम। इस इंडेक्स में बताया गया कि दुनिया के अंदर जितने देश हैं वहां पर अगर कोई प्राइवेट कंपनी ओपन करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, तो कितनी फ्रीडम वहां के कंपनीज को दी जाती है, वहां की सरकार के द्वारा कितनी फ्रीडम जो है वहां की कंट्रीज अपनी जो है नागरिकों को देती है इकोनॉमिकली फैक्ट्रीज ओपन करने के लिए, किसी कंपनी को ओपन करने के लिए। उसकी एक लिस्ट निकाली है। ठीक है, किसने लिस्ट निकाली है? द हेरिटेज फाउंडेशन। ये वो ग्रुप है जिसने इस लिस्ट को जारी किया है। नाम याद रख लेना, द हेरिटेज फाउंडेशन। भारत की जो रैंक है वो आई है 121, याद रखना। टोटल 184 नेशंस में से 184 नेशन इसके अंदर है, और इंडिया की जो रैंक है वो आई है 121। बहुत अच्छी रैंक नहीं है पर ठीक है, 121 इंडिया की जो रैंक है वो 121 आई है। और नंबर 1 पे आया हांगकांग। 27 साल से नंबर 1 पोजीशन लेकर बैठा है हांगकांग। 27 साल से, बहुत बड़ी बात होती है। हांगकांग छोटा सा देश है, 27 साल से नंबर 1 पोजीशन लेकर बैठा है। इसके अंदर आप देख लेना, बहुत सारी लिस्ट के अंदर हांगकांग नंबर 1 के अंदर रहता है, नंबर 1 के अंदर रहता है, बहुत सारी लिस्ट के अंदर। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। भारत की रैंक क्या है? 121 आई है। हांगकांग जो है, हांगकांग नंबर 1 आया और लगातार 27 साल से आ रहा है। नाम याद रखना, कितने नेशंस थे? 184 नेशंस। द हेरिटेज फाउंडेशन ने पब्लिश करी है। इंडेक्स का नाम था इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिकल फ्रीडम। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिकल फ्रीडम। यह जो रेड रेड से दिखाया जा रहा है ना, यहां पर थोड़ी सी बताया जा रही है कि यहां पर समस्या है, मतलब यहां पर फ्रीडम सही से नहीं मिल रही। बाकी जो दिखाया जा रहा है यहां पर फ्रीडम दी जाती है। तो ये इस तरीके से इन्होंने इंडिकेट करा है। हमको इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है। इंडिया, हांगकांग चाइना के अंडर आता है नहीं आता ना? देखो, हांगकांग को लेकर अभी आपको पता ही है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे हम हांगकांग की, बड़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। मतलब ये बोल सकते हो कि चाइना ने उसको उधार पे दिया था, लीज पे दिया था, वो इस तरीके की चीजें हांगकांग के साथ। और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, बताऊंगा नहीं, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हांगकांग और चाइना का जो अभी टसल हुआ था ना, बहुत लंबे समय तक चल रहा था, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2 कपल्स जो है वो इधर चले गए थे, फिर जो लड़की थी उसको मार दिया जाता है उस कपल के द्वारा, और उस चीज से जो है ये स्टोरी शुरू होती है। पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ओके, महावीर वाली साइड में, हाँ एक चीज रह गई। हाँ जी, ये नोट कर लो, एक और छोटी सी बात थी। हाँ, श्रीकांत एम भिंडीवाद भांडीवाद, ये जो है इनको
कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक का चेयरमैन बनाया गया है। नाम याद नोट कर लेना, श्रीकांत एम बी, नोट कर लो, है ना। ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि क्या है ना, हालांकि देखो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट क्या है 2 से 3 बार इस न्यूज को बहुत सारी जगह पर पूछा गया है, तो दैट्स वाई मैंने ये नोट करवा दिया आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स थे पहले वहां पर, हाँ, सूची कहा जाता है। चलिए, सेंट्रल लिंक्स एमओयू विद द आर्ट ऑफ लिविंग एज अ पार्ट ऑफ द नशा मुक्ति भारत अभियान। देखो भारत के अंदर भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक अभियान चला के रखा है। अभियान का नाम क्या नाम है? जैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान होता है ना, वैसे एक अभियान चला के रखा है, नशा मुक्ति भारत अभियान। भारत के अंदर जो है वो बहुत सारे राज्यों के अंदर, मैं राज्य के नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे हो, बहुत सारे राज्यों के अंदर नशा एक बहुत बड़ी समस्या है। नशा मतलब मैं सूखे नशे की भी बात कर रहा हूं, और जो लिक्विड के फॉर्म में नशा करते हैं मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब इसको लेकर क्या है, भारत सरकार ने एक एमओयू साइन करा है। एमओयू का क्या मतलब होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फुल फॉर्म नोट कर लो एमओयू का, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब एमओयू का ये मतलब क्या है? एमओयू का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली मतलब है क्या? देखो इसका मतलब ये होता है कि जो जिसके साथ भी ये एमओयू साइन किया जाता है, तो दोनों के बीच में एक आपसी सहमति रहेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा नहीं है, इसके अंदर कोई लीगैलिटी नहीं होती है कि आपने ये तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट तो फिर हम आपके ऊपर केस कर देंगे। इसमें लीगैलिटी नहीं होती। दोनों को एक दूसरे, दोनों पार्टीज के ऊपर एक दूसरे को भरोसा होता है, और इस भरोसे के ऊपर वो क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग का, अंडरस्टैंडिंग मतलब भरोसा एक दूसरे के ऊपर, एक साइन करते डॉक्यूमेंट कि हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमारी हेल्प करना, इसे कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये साइन करा है किसने? भारत सरकार ने। किसके साथ साइन किया है? आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग आपको पता होगा एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। पंडित रविशंकर जी, आपने देखा होगा रविशंकर जी, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, व्हाइट कपड़े के अंदर रहते हैं। पंडित रविशंकर जी इसके हेड है, करता धरता है। उनके साथ एक एमओयू साइन किया है कि भैया लोगों को अगर नशा मुक्ति करवानी हो तो इस आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू आकर, या लोग इसके अंदर आके नशा मुक्ति करने जा सकते हैं, अपने नशे की लत से दूर जा सकते हैं, इसके बारे में उनको बताया जाएगा। तो ये जो चीज है ना, ये की गई है, किसके साथ की है? आर्ट ऑफ लिविंग के साथ की है, नशा मुक्ति अभियान के लिए। एक पॉइंट याद रखना, हमारे यहां पर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये जो काम करती है ना, मेमोरेंडम की नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, ये अभियान कोई ना कोई मिनिस्ट्री चलाती है। तो इस मिनिस्ट्री का क्या नाम है? मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, MOSGA। हमारी इस मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम हमारे देश में चला के रखा है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। याद रखना, प्लान क्या है हमारे देश में नशा मुक्ति के लिए? नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, की जो ड्रग्स की डिमांड उसको कम किया जाए हमारे देश में, ताकि लोग नशे की लत से दूर रहे, है ना। देखो नशा वशा करना गलत चीज है, वही तो है। नशा आदमी कब करता है? जब उसकी संगति गलत होती है। मैं वही बोलता हूं, अकेला आदमी है, अकेला आदमी नशा कभी नहीं करता है। किसके साथ किया जाता है नशा? जब आपकी संगति गलत है, पीयर प्रेशर के अंदर। पीयर प्रेशर क्या होता है ना, कि आप जिस उम्र के अंदर हो वहां पर आपके कोई दोस्त बोलेगा अरे कर ले, कुछ नहीं होता, कूल बनने के लिए, अरे कर ले, कूल बनने के लिए। शुरुआत में लगता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, पर धीरे 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 कब वो लत बन जाती है आपको समझ में नहीं आता। देखो अपनी बॉडी पता है कैसी है, अपनी बॉडी ऐसी है, आपने सुना होगा ना वो 21 डेज वाला फॉर्मूला, कि 21 दिन तक कोई चीज करो तो आप उसके आदी हो जाते हो, डिसिप्लिन के अंदर आ जाते हो। बॉडी के साथ भी यही होता है कि 21 दिन तक जो है वो धीरे 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 अगर आप ये करते रहते हो ना, तो फिर चीजें जो है वो खराब हो जाती है। और जैसे ही आपने नशा करा तो आप अपने सेंसेस के अंदर नहीं रहते हो, आपकी जो पर्सनालिटी है फिर वो डेवलप हो ही नहीं पाएगी, बिलीव मी नहीं हो पाएगी। तो ये चीजें जो है ना, इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। यहाँ पर एक बच्चा है, नाम है ओमकार सुदामा मरकुट्टी है, ये बोल रहे सर मैं करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, करो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, करो ये चीजें, अच्छा है बेटा, करना चाहिए, है ना, अच्छी बात है ना, करना चाहिए ये चीज। बहुत अच्छा, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हो चीज करके, करो करो, बहुत बढ़िया, प्राउड से बता रहे सर मैं ये करता हूँ, करो, कोई बात नहीं बेटा, करिए। जिसको बनना है, जिसके लिए अपने पेरेंट्स सबसे पहले हैं, जिसके लिए माता पिता का स्थान यहाँ है ना, वो नहीं करेगा। चीज याद रखना, जिसमें शस्त्र उठाने की ताकत नहीं होती ना, वही मदिरा पात्र उठाता है, ये बात ध्यान रखना। शस्त्र उठाने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, मदिरा पात्र नहीं उठाते शस्त्र उठाने वाले, ये बात ध्यान रखो। चलो, WHO इश्यूज अलर्ट ओवर अनदर इंडियन मेड कफ सिरप। देखो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के अंदर एक कफ सिरप बनाया जाता है। कफ सिरप का क्या नाम है? भारत के अंदर बनाया जाता है, नाम याद रखो,
गेफिन सीन, ये बॉटल है उसकी। पिया विया तो नहीं है ना किसी ने, किसी के घर पे कफ वफ था तो पिया तो नहीं है? हाँ जी, गेफिन सीन पिया तो नहीं है किसी ने? अच्छा। गेफेंसिन, ये जो है सिरप है, कफ सिरप है, खांसी वासी के टाइम पे लिया जाता है। डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि भैया इसके अंदर जो दो तीन एलिमेंट्स है, दो तीन चीजें हैं जो इसको बनाने के लिए मिलाई गई हैं, उससे ह्यूमन की बॉडी को नुकसान होता है, इंसान की बॉडी को नुकसान होता है, वो सही नहीं है। इंसान की बॉडी को क्या हो जाता है, वो नुकसान करता है, तो ये चीज याद रखो। तो ये जो है इसको भी हमने क्या कर दिया, भारत सरकार ने बोला है कि भैया इसको बैन वैन करो, ये चीज सही नहीं है। इस कफ सिरप का नाम याद रखना, क्लियर है? चलो ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं कि सर इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर ड्रिंक अल्कोहल की जाती है। इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर देखो, जब आप उस आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हो ना, मैं आपकी एज के अंदर बात कर रहा हूँ, आपकी एज के अंदर अभी आप इतने मैच्योर नहीं हो कि आपको सब कुछ आता है, आपकी पर्सनालिटी बन गई है। जब आप इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर ज्वाइन करते हैं तो जो लोग इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर ऑलरेडी हैं, दे आर वेरी मैच्योर। और अगर वो ड्रिंक भी करते तो वैसे ड्रिंक नहीं करते कि बिल्कुल ही उनको अपने होशो हवास ही नहीं है, उनको कुछ ध्यान ही नहीं रह रहा है। वो बिल्कुल लाइटली चीजें करते हैं। वो इतना करते हैं कि उनको अपने होश हवास खुले रहते कि हाँ भैया ये है चीजें। इस तरीके से नहीं की जाती, बिकॉज दे हैव कंट्रोल ऑन देयर सेल्फ। बट अभी आपकी जो एज है, अगर आप ये चीज करना अभी शुरू कर दोगे तो आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। जब इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता है ना, तो उसका अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं रहता है, ये ध्यान रखना। कुछ भी बोल देता है, किसी से भी बोल देता है, कुछ भी सोचने लग जाता है। तो ये थोड़ी सी चीजें इसको याद रखना है ना। ग्रेट। अपने आप को उनसे कंपेयर मत करो, पहले उन तक पहुंचना पड़ेगा, वहां पर आ जाने के बाद आदमी बड़ा मैच्योर हो जाता है, याद रखो। चलो, इंडिया यूके बिगिन ज्वाइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं इसी की बात कर रहा था। ये पूछा जा सकता है, भारत और यूके, इंडिया और यूके ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम दिया है, जिसका क्या नाम है, अजय वॉरियर। याद रखना, आर्मी की एक्सरसाइज है ये, बेसिकली इंडियन आर्मी और यूके आर्मी दोनों ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का अजय वॉरियर। इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसका 7th एडिशन था। ये कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन था। कहां पर हुई है? प्लेस यूके के अंदर, स्लिस्लीबरी प्लेन्स के अंदर है ना, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ब्रिटेन के अंदर एक बहुत बड़ा इलाका है, प्लेन से, वो पूरा इलाका प्लेन से भरा हुआ है। प्लेन्स मतलब सीधा सपाट इलाका है, वहां पर इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया। इंडियन आर्मी की तरफ से कौन गई भैया? हमारी बिहार रेजिमेंट गई, लिखा होगा यहां पर, ये देखो, इंडियन आर्मी की तरफ से थी बिहार रेजिमेंट। और यूके की तरफ से कौन थे? 2nd रॉयल गोरखा राइफल्स। अब आप बोलोगे सर गोरखा राइफल्स यूके के अंदर भी? हाँ, यूके के अंदर भी है। गोरखा राइफल्स जो है वो दुनिया की कई कंट्रीज के अंदर अपनी सेवाएं दे रही है, भारत के अंदर भी है, तो यूके के अंदर भी है। यूके की तरफ से थी 2nd रॉयल गोरखा राइफल्स, और इंडिया के अंदर कौन सी थी? बिहार रेजिमेंट। अच्छा, बिहार रेजिमेंट का मोटो बता दो जरा, पता होगा इंडियन आर्मी वालों को, आर्मी वालों को पता होगा ना, जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। बिहार रेजिमेंट का वॉर क्राई क्या है, ये बता दो। मोटो, वॉर क्राई बिहार रेजिमेंट का क्या है? एडिशन मतलब संस्करण, 7वीं बार हुआ है ये। लास्ट 6वां संस्करण कहां हुआ था? इंडिया के अंदर ही हुआ था, उत्तराखंड के अंदर। इस बार कहां करा? यूके के अंदर किया। जब आप लोग आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर लोगे, एज एन ऑफिसर बन जाओगे इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के अंदर, आपको भी जाना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर हम बोलते हैं ना कि सर इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, एसएसबी के लिए इंग्लिश होना जरूरी क्यों है? अब आप खुद देखो कि जब आप यूके के अंदर जाते हो पार्टिसिपेट करने, आप हिंदी के अंदर कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो ये चीज याद रखो। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। बजरंग बली की जय, हर हर महादेव, बिल्कुल सही बात है। बिहार रेजिमेंट का वॉर क्राई बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। कर्मा ही धर्मा भी है, मोटो है, बिल्कुल ग्रेट, पता होना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट, ये न्यूज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवांगी सिंह जी, जी लगाना जरूरी है, बिकॉज सम्मान डिजर्व करता है हर आर्म फोर्सेस का व्यक्ति, याद रखना। शिवांगी सिंह जी जो है, इनको दूसरा एक ऑनर मिला। अच्छा, सबसे पहले इनके बारे में किसी को पता है कि शिवांगी सिंह जी है कौन? शिवांगी सिंह जी कौन है? इन्होंने क्या किया था? हाँ, इनके बारे में एक बहुत बड़ी बात थी, क्या किया था इन्होंने?
शिवानी सिंह जी, साइड में हट जाता हूं मैं, देख के बता दो क्या किया था शिवानी सिंह जी ने। मोटो और वॉर क्राई दोनों अलग अलग होते हैं। यस, राफेल पायलट है भारत की पहली पहली महिला, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला जिन्होंने राफेल फाइटर जेट उड़ाया था। राफेल इन्होंने उड़ाया था, ठीक है। फर्स्ट वुमन पायलट है जिन्होंने राफेल एयर जेट उड़ाया था। अब याद रखो, फर्स्ट वुमन राफेल पायलट इन आईएफ टीम फॉर मल्टीनेशनल ड्रिल बीइंग हेल्ड इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर एक मल्टीनेशनल ड्रिल होने वाली है, मतलब दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज के एयरफोर्स के पायलट्स वहां पर आने वाले हैं, जिसके अंदर हमारी शिवांगी सिंह जी भी जाएंगी, राफेल वो उड़ाएंगी, और एक्सरसाइज कहां पर होने वाली है? फ्रांस के अंदर होने वाली है, याद रखिएगा। एक्सरसाइज का नाम है ओरियन, ORION। एक्सरसाइज का नाम है ओरियन, नाम नोट कर लो, ORION। ओरियन एक्सरसाइज है, कहां पर होने वाली है? फ्रांस के अंदर होने वाली है। भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रही है? वैसे तो बहुत सारे पायलट जाएंगे, बट शिवांगी सिंह जी का नाम जो है वो थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि भारत की पहली महिला है जो राफेल जेट उड़ाने वाली है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो शिवांगी सिंह जी इसके अंदर जाने वाली है, याद रखना फ्रांस के अंदर होगी ये ड्रिल। क्लियर है, समझ में आ गया? ओरियन फ्रेंच नेम है, ओरियन फ्रेंच के अंदर कुछ कहा जाता है इसे। ओरियो खाने वाला ओरियो नहीं है। ग्रेट। क्लियर है? एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा, एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? अभ्यास, अभ्यास करना। सारी कंट्रीज के प्लेन्स आएंगे, आपस में अभ्यास करेंगे, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को जानेंगे, है ना। ग्रेट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला है, अब देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट्स कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच। नाम याद रखना, पूछा जाता है कि सागर कवच, सागर कवच ये एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करता है? तो सागर कवच एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट किसने करी है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। कोस्ट गार्ड को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिख देता हूं, तट रक्षक बल। इंडिया के जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज की सिक्योरिटी करते हैं। मिड सी के अंदर नहीं जाता है कोस्ट गार्ड, कोस्टल एरियाज की सिक्योरिटी करता है। और क्या है, हर साल में कई बार जो है कोस्ट गार्ड इस ड्रिल को अंजाम देते हैं। ड्रिल का क्या नाम है? ड्रिल का नाम है सागर कवच, ठीक है। कहां पर है? वेस्ट बंगाल के कोस्ट के ऊपर इस ड्रिल को अंजाम दिया है। अब इस ड्रिल के अंदर कौन कौन थे? इंडियन नेवी के शिप्स भी थे, कोस्ट गार्ड के शिप्स भी थे, एयरक्राफ्ट भी थे, बीएसएफ की जो पेट्रोल बोट्स थी वो भी थी। मतलब ये क्या होता है, इस तरह की ड्रिल के अंदर ये देखा जाता है कि कैसे आपसी सहयोग से हम दुश्मन को हरा सकते हैं। भारत की जो कोस्टल एरियाज है उनकी निगरानी करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। याद आ रहा है वो अजमल कसाब? अजमल कसाब कहां से आया था? अजमल कसाब कहां से आया था? समुद्र के रास्ते आया था ना। देखो सी के अंदर है ना, चीजें बड़ी अलग होती है। जब आप सी की बात करते हो, सी की चीजें बड़ी अलग होती है। समुद्र के अंदर जो है वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चलते, ये बात ध्यान रखना। जितने भी लोग नेवी के अंदर जाने वाले हैं ये पॉइंट याद रखिएगा। सी लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होती है, और सी के अंदर एनिमी को इंटरसेप्ट करना उससे भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों होता है? बिकॉज समुद्र बहुत बड़ा है, छोटी सी बोट को इंटरसेप्ट करना मुश्किल रहता है, बहुत मुश्किल रहता है। अब क्या, इंडियन नेवी के जो शिप्स होते हैं वो मिड सी के अंदर चल रहे हैं, कोस्ट गार्ड है वो कोस्ट के ऊपर जो है वो ड्रिल करती रहती है, कोस्ट के ऊपर निगरानी करती है। तो दैट्स वाई क्या है, इनकी एक्सरसाइजेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, अजमल कसाब पाकिस्तान से आया था, सी के रास्ते आया था ना, तो उसको इंडिया में वो इंटर कर गया, क्योंकि सी के रास्ते आना है ना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल चीज रहती है। क्लियर है? मुश्किल क्या, थोड़ा सा आसान रहती है। रडार रडार होता है। हाँ, देखो देखो मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ, रडार के अंदर है ना छोटे छोटे बोट्स नहीं आते हैं, छोटे छोटे बोट्स नहीं आते रडार के अंदर, ये पॉइंट याद रखना, बहुत दिक्कत होती है। मतलब मैं छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। आई वॉज इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर हम लोग थे। आई वॉज इन ए डीपी शिप, डीपी मतलब एक अलग तरह के जहाज होते हैं, डायनेमिक पोजिशनिंग शिप्स, बड़े एडवांस्ड होते हैं। DP3 था हमारा शिप, तो बहुत एडवांस था। अब बहुत छोटा सा बोट था, छोटा सा वो बोट था, तो वो रडार के अंदर आया नहीं, वो रडार के अंदर नहीं आया, और शिप जो है कहीं ना कहीं उससे
टकराते टकराते बस बचा था। फिशिंग बोट था, बट उसकी जो नेट्स थी जिससे वो मछली पकड़ता था वो सारी शिप के नीचे जो हल होता है उसके अंदर उलझ के रह गई थी। तो ये छोटे छोटे जो बोट्स है ना वो आना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ग्रेट, उनको इंटरसेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ग्रेट, चलिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स नवरत्न स्टेटस टू रेल विकास निगम लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। भारत का 13वां नवरत्न कंपनी बनी है। कौन बनी है? रेल विकास निगम लिमिटेड। याद रखना, रेल विकास निगम लिमिटेड को जो है वो नवरत्न का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? नवरत्न का दर्जा दिया गया। नवरत्न बेसिकली है क्या, डिटेल में समझाऊंगा मैं। किसको दिया गया है? रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है दर्जा। अब हमारे देश में नवरत्न कितनी हो गई? 13 नवरत्न कंपनीज हो गई हैं। महारत्न कंपनीज कितनी हमारे देश में? 12 है। अब नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न क्या है मैं बता देता हूं आपको। देखो, पहले देख लो कितनी हमारी देश में नवरत्न कंपनीज कितनी है? 13 नवरत्न कंपनीज है। नोट कर लेना। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है। लास्ट में 13वीं नवरत्न कौन बनी है? रेलवे। रेलवे की जो कंपनी है वो नवरत्न बन गई है। अब सवाल ये आता है कि नवरत्न कंपनी है क्या, ये बेसिकली होती क्या है? देखो समझ के चलो। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज जो है जिनको पीएसयू का दर्जा दिया गया। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिनके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कोई शेयर होता है, भारत सरकार का भी कोई शेयर होता है, भारत सरकार की भी हिस्सेदारी होती है। भारत सरकार इन कंपनीज के मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन लेती है, कंपनी में क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें डिसीजन लेती है, और इसमें प्राइवेट शेयर भी होता है थोड़ा बहुत, है ना। मतलब हम लोग भी जो है वो इसके शेयर्स परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये होती है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। याद रखिएगा क्या कहा जाता है इन्हें? पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब भारत सरकार क्या है, इन कंपनीज को 3 तरह के दर्जे देती है। ध्यान से सुनना, 3 तरह के दर्जे देती है। सबसे बड़ा दर्जा होता है महारत्न का, है ना, महारत्न होता है। दूसरा दर्जा होता है नवरत्न का, ठीक है, दूसरा दर्जा नवरत्न का। तीसरा दर्जा होता है मिनी रत्न का। ये दर्जा दिया जाता है। अब ये दर्जा कैसे दिया जाता है? इनके प्रॉफिट के ऊपर दिया जाता है। कुछ कंडीशंस होती है कि लगातार 3 साल तक जिस कंपनी ने 2500 करोड़ का प्रॉफिट दिया है या लॉस में नहीं रही है, उसको लगातार ये दर्जा फिर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। मतलब सबसे पहले किसी कंपनी को मिनी रत्न में रखा जाएगा। मिनी रत्न में अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसके बाद उसको नवरत्न में रखा जाएगा। नवरत्न में अच्छा परफॉर्म किया तो फिर उसको कहां रखा जाएगा? महारत्न के अंदर रखा जाता है। अब इसके अंदर फायदा क्या होता है? किसी भी कंपनी को इस लिस्ट में आने का फायदा क्या है, वो फायदा जानना जरूरी है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर कोई भी पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नवरत्न के अंदर लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है उसका, तो वो 1000 करोड़ रुपए तक, नोट कर लेना, 1000 करोड़ रुपए तक क्या है, इन्वेस्टमेंट करती है। बिना सरकार से पूछे इन्वेस्टमेंट कर सकती है। आई बात समझ में? मतलब अगर नवरत्न किसी कंपनी को बना दिया गया है तो वो कंपनी खुद से 1000 रुपए करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है मार्केट के अंदर। उस पैसे को कहीं भी लगा सकती है, सरकार से नहीं पूछना पड़ेगा। भले ही कंपनी के अंदर सरकार के शेयर है, बट सरकार से नहीं पूछना पड़ता है। ये गवर्नमेंट फ्रीडम देती है। सेम जो महारत्न कंपनीज होती है वो 1000 से लेके 5000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है अगर उनको महारत्न का दर्जा दे दिया गया है तो ये कुछ फायदे होते हैं इस चीज के। और इसी तरीके से हमारा जो भारत का रेल विकास निगम लिमिटेड है उसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ध्यान से सुनना, 13वीं नवरत्न कंपनी बनी है। भारत में 13 नवरत्न कंपनीज हैं। क्लियर है? क्लियर है? महारत्न 12 है बेटा, बता चुका हूं मैं। महारत्न कंपनीज 12 हैं। मिनी रत्न 2 कैटेगरीज के अंदर है। मिनी रत्न कंपनीज जो है वो 2 कैटेगरीज के अंदर है। क्लास 1 के अंदर उसकी 63 कंपनीज हैं। 63 कंपनीज को मिनी रत्न कंपनीज का दर्जा दिया गया। क्लास 1 में उसकी 2 कैटेगरीज है, क्लास 1 और क्लास 2 भी है, पर क्लास 1 के अंदर जो है वो 63 कंपनीज को दर्जा दिया गया। न्यूज इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये देख लो, 13 नवरत्न कंपनीज है हमारे देश के अंदर अभी। जय हिंद बेटा, दीपांशु जय हिंद। इन्वेस्टमेंट करने की आजादी मिल जाती है। ग्रेट ग्रेट। चाइना बैकआउट वाला टॉपिक पे बात करेंगे इसके ऊपर भी, चिंता मत करो, क्योंकि आज थोड़ा सा स्लाइड ज्यादा है ना, तो अच्छे से पढ़ना जरूरी है बेटा अपने को।
दो तीन न्यूज इसमें कवर करी है। यूएस स्टेट पेंसिल्वेनिया डिक्लेयर्स दिवाली एज एन ऑफिशियल हॉलीडे। बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि यूएस का एक स्टेट है, यूएस में कितने स्टेट है? 50 स्टेट है, याद रखना। मैंने बताया था कि यूएस के झंडे में जो 50 स्टार्स है ना, उसके 50 स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। तो यूएसए का एक स्टेट है, अमेरिका का एक स्टेट, एक राज्य है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। नाम सुना होगा ना मूवीज के अंदर, बहुत सारी मूवीज में बोला जाता है, हॉलीवुड मूवीज देखते हो तो नाम सुना ही होगा। पेंसिल्वेनिया के अंदर इन्होंने क्या करा, जैसे अपने होता है ना कि राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर देते हैं कि भैया आज के दिन छुट्टी है, कुछ पर्व है तो छुट्टी है, वैसे दिवाली को इन लोगों ने क्या करा है, ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। दिवाली को ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर किया यूएसए के एक स्टेट ने जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया ने। ओके, बहुत बड़ी बात है। ग्रेट, अच्छी बात है, सही बात है। देखो पावर पता लगता है इंडिया का, ये पता लगता है कि हम कहां जा रहे हैं। अब पाकिस्तान का कोई डिक्लेयर करते हैं क्या? कुछ नहीं करता, कोई कंट्री नहीं करती, कोई अवार्ड अवार्ड नहीं देती। समझ में आता है स्टेटस क्या है। इंडिया का करती है तो समझ में आ रहा है ना इंडिया का स्टेटस क्या है। तो मैं वही बोलता हूँ व्यक्ति को है ना, क्योंकि इंडिया, अच्छा बताओ कोई बता सकता है कि इंडिया की जो चीजें हैं या भारत का जो स्टेटस है वो पूरी दुनिया में इतना ऊंचा सडनली कैसे हो गया? बता सकता है? भारत का जो स्टेटस है वो इतना ऊंचा कैसे हो गया, बताइए। बेटा भारत में 12 कंपनीज है, वो कंपनी नहीं पूछेंगे आपसे कि ये कंपनी महारत्न में है कि नहीं। नहीं, कोई नाम याद नहीं रखने। बच्चे पूछ रहे सर महारत्न कंपनीज के, नवरत्न के नाम याद रखने का। बेटा नाम याद नहीं रखने होते, सिर्फ पता होना चाहिए। नंबर्स पूछे जाते हैं, 13 है 12 है, कहीं भी नहीं पूछते। अच्छा नाम, G20 फ्रेंडशिप। देखो मैं एक चीज बताता हूँ क्यों है, जीवन में भी इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। जब डिफिकल्टी आती है ना, स्पेलिंग को स्टेक हो तो माफ कर देना मुझे, जब जीवन में डिफिकल्टी आती है तो ज्यादातर लोगों की पर्सनालिटी होती है कि वो जीवन में झुक जाते हैं। झुक जाते हैं, वो सामने वाले के दबाव में आ जाते हैं, जो सामने वाला बोलते हैं वो मान लेते हैं, और अब कहीं ना कहीं अपने आत्मसम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। लंबे समय से इंडिया ने पता है क्या किया, डिफिकल्ट टाइम के अंदर भी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया कभी भी। खड़ा रहा, अड़े रहे इस बात पे, जो मेरा है वो है। गलवान वैली की सिचुएशन देख लो, सर्जिकल स्ट्राइक्स देख लो। खड़े रहना बहुत जरूरी है अपने आत्मसम्मान के लिए, ये बात मेरी ध्यान रखना। जीवन में ना कभी भी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना, उससे बड़ी कोई चीज होती ही नहीं है। वो यहां है, यहां, बाकी सब नीचे आता है। जिस व्यक्ति ने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर लिया ना, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं रहती है, मतलब वो खत्म हो जाता है। ऐसे लोग होते हैं ना चापलूसी जो करते हैं, सर ये हो गया वो हो गया, नेताजी, हम तो नेताजी के साथ फोटो खिंचवाएंगे। ऐसे लोगों के साथ कभी मत रहना। जीवन में अपने आप को वहां पहुंचा लो कि लोग आपके साथ फोटो खिंचवाएं। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि किसी महान व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवा के अपनी प्रशंसा करवा लिए, ये बिल्कुल गलत चीज है। तो ये बात याद रखना, और इंडिया ने यही चीज करा कि डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर हम खड़े रहे। दूसरी चीज, अपने लिए नहीं खड़े रहे, पूरी दुनिया के लिए खड़े रहे। कोविड-19 के टाइम हमने पूरी दुनिया को दवाई सप्लाई करी, पता है कि नहीं। दूसरी जो जो दूसरे देश थे जिनको कोई दूसरी कंट्रीज, डेवलप्ड नेशंस देख नहीं रहे थे, उनको भी हमने हेल्प करी। तो ये देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, क्या है कि ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप कंट्रीज की हेल्प करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, खड़े रहते हो, अपना स्टैंड पीछे नहीं लेते हो किसी भी प्रेशर के अंदर। चाइना ने काफी प्रेशर किया, हम अपने स्टैंड पे बने रहे, तो फिर आपकी जो वैल्यू है ना वो हमेशा बढ़ती जाती है। और जीवन में ऐसे आदमी की वैल्यू होती है, ऐसे आदमी की वैल्यू नहीं होती जो कहीं भी झुक जाता है, उसकी वैल्यू नहीं होती। कहने की बात है कि झुका हुआ स्वभाव होना चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर फोर्सेस ज्वाइन करनी, आदमी को होना चाहिए यार कि नहीं है तो है साहब, मैं तो नहीं हट रहा पीछे। वो जरूरी है ना, वो जरूरी, हर जगह झुकना। हाँ, जहां झुकना है वहां झुक जाओ, अगर आप गलत हो तो बिल्कुल झुको, गलत नहीं हो तो फिर मत झुको। बिल्कुल गलत नहीं होना तो कहीं नहीं झुकना चाहिए, फिर जो है वो है फिर तो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। बौद्ध धर्म के सबसे महान गुरु, हम मानते हैं अभी के समय में तिब्बत के अंदर अगर मैं बात करूं, तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म बहुत है, लद्दाख के अंदर बौद्ध धर्म बहुत है। बौद्ध धर्म के सबसे महान गुरु, सबसे महान गुरु कौन है? दलाई लामा जी को। तो दलाई लामा जी जो है, दलाई लामा जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। नोट कर लो कौन सा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। हालांकि मैंने लिखा होगा यहां पर, इसको, इस अवार्ड को कहा जाता है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया।
एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, नोबेल प्राइज कहा जाता है एशिया का, किसे कहा जाता है? रैमन मैग्सेसे अवार्ड को दलाई लामा जी को दिया गया है ये, ठीक है। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति जी थे उनके नाम पर इस अवार्ड को रखा गया था, 1957 के अंदर स्टैब्लिश किया गया है, नोट कर लीजिएगा। किसको दिया गया है? दलाई लामा जी को दिया गया है। ये अवार्ड जो है ना 6 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, इसको भी नोट कर लेना है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड कब आया? 1957 के अंदर। इस साल का किसको मिला है? दलाई लामा जी को कब मिला है। एशिया का नोबेल प्राइज जिसे कहा जाता है, और कितनी कैटेगरीज के अंदर कहा जाता है? 6 कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है, इसको नोट कर लेना। 6 कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। कैटेगरी नहीं पूछेंगे आपसे, ये पूछ सकते कितनी कैटेगरी में दिया जाता है। गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, क्रिएटिव आर्ट्स एंड पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो इनको किसके लिए मिला है? पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है, तो ये नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? दलाई लामा जी को दिया गया। दलाई लामा जी बहुत बड़ी व्यक्तित्व है, इनके स्पीचेस को सुनिएगा आप कभी। चाइना को इनसे समस्या है, क्यों समस्या है? बिकॉज ये कहीं ना कहीं चाइना का विरोध ही कर रहे हैं। चाइना लद्दाख के ऊपर कब्जा जमाना चाहता है, बहुत सारी चीजें हैं, देखो बहुत सारी, तिब्बत, लद्दाख और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका अपोज हमेशा करते हैं। क्लियर है? ग्रेट। हाँ जी, यूनियन कैबिनेट अप्रूव नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी। हमारा जो यूनियन कैबिनेट है, मतलब हमारी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, बेसिकली अगर मैं बात करूं, हमारी जो भारत सरकार है उसने एक पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है, नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी। अब देखो क्या हुआ था, इस पॉलिसी को हमको क्यों लेकर आना पड़ा। कोविड के टाइम पे आप सबको पता होगा, कोविड-19 जब ये सिचुएशन आई थी तो हमारे देश में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की थी? कोई बता सकता है सबसे ज्यादा कमी किस चीज की हो गई थी? कोविड-19 की जब सिचुएशन आई थी तो सबसे ज्यादा कमी किस चीज की हो गई थी? हाँ, दिवाली यूएसए में सेलिब्रेट करते हैं बेटा। आप यूएसए, अच्छा जो लोग गए हैं उनको पता होगा, यूएसए के अंदर दिवाली बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। आप न्यूयॉर्क में चले जाओ, आप न्यू जर्सी के अंदर चले जाओ, आप मैरीलैंड साइड चले जाओ, बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे इंडियंस हैं वहां पर, है ना। देखो बिल्कुल सही बात है, सिलेंडर्स की कमी हुई थी कि नहीं? बैट्स की कमी हुई थी, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स की और डिवाइसेस की कमी हुई थी। तो सरकार ने बोला कि देखो ये जो बैट्स हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, जो इक्विपमेंट्स है, जो जरूरी है, वो हम बाहर से मंगवा रहे थे, जो कि गलत है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन के अंदर जब लॉकडाउन लगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब रुक गया था। तो भारत सरकार ने अब ऐसी पॉलिसी बना ली है कि हम क्या करेंगे, 4 जगह पर, 4 राज्यों के अंदर, वो 4 राज्य कौन से? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इन 4 राज्यों के अंदर हम क्या करेंगे, मेडिकल डिवाइसेस पार्क्स बनाएंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क का मतलब वो घूमने फिरने वाले पार्क नहीं है, ये वो एरियाज होंगे जहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाएगी, फैक्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा। वो फैक्ट्रीज क्या बनाएगी? वो फैक्ट्रीज बनाएगी मेडिकल डिवाइसेस, ताकि इन डिवाइसेस की कमी ना आए। सरकार ने कितने करोड़ रुपए लगाने की घोषणा करी है, देख लीजिए, यहां पर लिखा होगा। लगभग जो एक्सपेक्टेड है वो कितना है? 50 बिलियन। 5 साल के अंदर सरकार इस पे लगभग $50 बिलियन खर्चा करने वाली है। कितने साल के अंदर? आने वाले 5 साल के अंदर $50 बिलियन। 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज थी ये हमारे देश के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर $50, $50 बिलियन, $50 तो नहीं, $50 बिलियन। डिपेंडेंसी खराब है ना, दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए हमको कभी भी। चलिए, हाँ जी, टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं रतन टाटा जी, ये न्यूज भी अच्छी इंपॉर्टेंट है। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड दिया गया। सिविलियन ऑनर अवार्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है? जो किसी दूसरे देश के सिविलियन को दिया जाता है, किसी दूसरे देश के व्यक्ति को दिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर अवार्ड है उसका क्या नाम है? टाइटन ऑफ बिस, ये अवार्ड का नाम है ना, टाइटन, टाइटन ऑफ बिस, ये अवार्ड का नाम है। ये किसको दिया है? रतन टाटा जी को दिया है, ठीक है, रतन टाटा जी को दिया है। टाटा सन्स के चेयरमैन है रतन टाटा जी, आप सब जानते हैं, भारत की शान रतन टाटा, उनको यह अवार्ड दिया गया। अब क्यों दिया है, रीजन क्या है? देखो, रतन टाटा जी ने ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो बायलैटरल रिलेशंस थे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो इकोनॉमिकल रिलेशनशिप थे,
उसको मजबूत करने में उन्होंने बहुत मदद करी। भारत की तरफ से उन्होंने रिप्रेजेंट करा था इंडिया को इकोनॉमिकली, हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में भारत की तरफ से रतन टाटा जी ने भारत को रिप्रेजेंट किया था। तो इस कारण से उनको ऑस्ट्रेलिया ने अवार्ड दिया है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लेना, है ना। किसको मिला है अवार्ड? रतन टाटा जी को ये अवार्ड मिला है। ग्रेट। रतन टाटा, रतन रियल में रतन है। तो पाकिस्तान को इन्होंने ट्रक्स बेचने से मना कर दिए थे, पता है कि नहीं आप लोग स्टोरी? पाकिस्तान ने 1000 या कुछ ऐसे ट्रक्स का ऑर्डर दिया था कि हमको ये ट्रक्स दे दो, हम अपनी आर्मी के लिए यूज करेंगे। उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। तो पाकिस्तान ने बोला कि यार साहब, आप तो बिजनेसमैन हो, आपको तो बिजनेसमैन का एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो इन्होंने जवाब दिया था कि बिजनेसमैन होने से पहले मैं एक भारतीय हूं, मैं हजारों करोड़ों का नुकसान उठा लूंगा, पर ऐसे देश को तो ट्रक्स नहीं दूंगा जो मेरे देश पे हमला करता है। मैं वही तो बोलता हूं आपको, जरूरी नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करके ही तुम देश की रक्षा कर सकते हो, सुरक्षा कर सकते हो। जहां भी हो देश के लिए काम करो, बहुत जरूरी है वो चीज, है ना। चलो, इसके बाद एक और नाम है पंकज सिंह, नाम याद कर लेना। पंकज सिंह जी को इलेक्ट किया गया है साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट। साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया, बोलोगे सर ये काम क्या करती है? देखो, ये जो भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये प्रमोट करती है, किसको प्रमोट करती है? साइकिल को प्रमोट करती है कि लोगों को साइकिल चलाना चाहिए, साइकिल के उपयोग को प्रमोट करती है, साइकिल को लेकर ये मैराथन्स करवाती है, मतलब सारा काम ये करवाती है ना। तो यहां पर जो है पंकज सिंह जी को अपॉइंट किया गया, मैं मिटा देता हूं नहीं तो आप नाम कट जाएगा। पंकज सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। ओके, ग्रेट। इलेक्शन हुए थे, इनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ये अनअपोज्ड बिना करे ही जीत गए। एक स्लाइड छूट गई, कौन सी वाली छुट्टी है भैया बता दो मुझे, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये तो हो गया, कौन सी स्लाइड छूट गई है बेटा? बच्चे बोल रहे सर ये स्लाइड छूट गई है। अच्छा ये बता, ये बच गया है ना। अमित शाह लॉन्चेस इफ्कोस नैनो डेप्थ फर्टिलाइजर, ये बहुत अच्छी न्यूज है। देखो ये न्यूज सुन के ना मेरे को बड़ी खुशी हुई थी, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अमित शाह जानते हो, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने ना नैनो डेप्थ फर्टिलाइजर को लॉन्च किया है। किसकी सहायता से? इफ्को की सहायता से। इफ्को आप सब जानते हो, इफ्को का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत सरकार का ये एक उपक्रम है, भारत सरकार की कंपनी है जो क्या बनाती है? फर्टिलाइजर बनाती है। अब इस कंपनी ने क्या करा है, देखो हमारे यहाँ पर जो फर्टिलाइजर है ना, बहुत अच्छे तरीके से बनाया भी जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से हम उसका यूज भी कर सकते हैं, बट समस्या क्या है, उसको बड़ी अमाउंट के अंदर बनाना बहुत मुश्किल था। और दूसरी चीज, इसके लिए हम क्या करते थे, बाहर की दूसरी कंट्री से हम फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करते थे। अब यहां पर हमने क्या किया, इफ्को ने खुद का एक फर्टिलाइजर बनाया है जिसका नाम है डीएपी। डीएपी का क्या मतलब है? डी अमीनिया फॉस्फेट। ये फर्टिलाइजर बनाया है और ये फर्टिलाइजर जो है ना वो 500 ml के बॉक्स के अंदर मिलता है। 500 ml मतलब आधा आधा लीटर की बॉटल्स है, इसका यूज किया जा सकता है, किसान इसका यूज कर सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, ये बहुत बड़े बॉक्स के अंदर मिलता था, 5 लीटर 6 लीटर के अंदर मिलता था, तो महंगा भी ये ज्यादा था क्योंकि बाहर से बन के आता था। अब हम खुद ही बना रहे, अब हम कौन बना रहे हैं? हम खुद ही बना रहे हैं। ठीक है, कौन बना रहा है? इफ्को बनाएगा इसको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफ्को भारत सरकार की कंपनी है, भारत सरकार का उपक्रम है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप जी, दिलीप संघानी जी इसके चेयरमैन है, इसके प्रेसिडेंट है। आप नोट कर सकते हो, हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछते बेटा, बट स्टिल पता होना चाहिए। क्लियर है? फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर डीएपी। ग्रेट। अच्छा आर्यन बोल रहे सर माय मामा जी इज इन इफ्को। बिल्कुल, इफ्को में अच्छी अच्छी जॉब है, पीएसयूज के अंदर जॉब अच्छी ही रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्लाइड ज्यादा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है आज अपने को, है ना, बट कंप्लीट करना ही है। ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर रघुराम रिसीव्ड तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन अवार्ड, है ना। ब्रेस्ट कैंसर जो बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के अंदर, उस समस्या का समाधान इन्होंने किया था, बहुत सारी सर्जरी करी है। ये जो डॉक्टर हैं इनको अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर का नाम याद रखो, डॉक्टर रघुराम, डॉक्टर रघुराम इनका नाम है, और तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन अवार्ड इनको दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? बहुत बड़े ब्रेस्ट सर्जन है, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। अब देखो इसमें कुछ डिटेल में समझा नहीं सकते, वो लिखा ही जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़े राइटर है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने अपनी एक नई नॉवल की घोषणा करी और बोला है कि भैया 2023 में मेरा एक बहुत बड़ा नॉवल आने वाला है और ये धूम मचा देगा। और ये नॉवल कैसा है? नॉन फिक्शनल है, ये बेसिकली बेस्ड है ओपीएम की स्टोरी पे। अफीम की जो खेती होती है ना, तो अफीम की खेती को लेकर इनकी एक स्टोरी है, कैसे होती है, कैसे एक व्यक्ति का जीवन बदल जाता है,
उसके ऊपर ये एक नॉवल लिखने वाले हैं। इसका नाम क्या है? स्मोक एंड एशेस। इस नॉवल का नाम है स्मोक एंड एशेस। ये बोल रहे हैं कि जुलाई 2023 के अंदर मैं इसको लॉन्च कर दूंगा और ये बहुत बढ़िया होने वाला है, बेस्ट सेलर भी हो सकता है ये, है ना, याद रखिएगा। ग्रेट। अर्शदीप पूछ रहे सर कॉलेज में एडमिशन ले लें? हाँ ले लो, देखो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप मत लेना, मैं ड्रॉप के हमेशा खिलाफ रहता हूँ। जो बच्चे बोलते हैं ना सर ड्रॉप ले लेके एनडीए के लिए, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता। हो सकता है कि मेरा व्यू थोड़ा सा अलग हो दूसरों से, बट मैं किसी भी बच्चे को ड्रॉप के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जब कॉलेज के अंदर जाते हो ना, तो आप एक नए माहौल के अंदर प्रवेश करते हो। उस नए माहौल में आप नए लोगों से मिलते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। आपको ओएलक्यू डेवलप करने का ज्यादा चांस मिल जाता है, ज्यादा लोगों से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। वहां पर 10 लोगों के बीच में जब आप बोलते हो तो कॉन्फिडेंस आता है, कोऑपरेशन आ जाता है। जब नए दोस्त बनाते हो तो अलग अलग टास्क को कंप्लीट करते हैं वहां पर, तो आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी आती है। तो कॉलेज जो है ना, वो तो आपका एक एक्सपीरियंस ग्राउंड हो जाता है कि आपको वो एसएसबी के लिए तैयार करता है। तो मैं ड्रॉप लेने के लिए कभी किसी बच्चे को नहीं बोलता हूँ, है ना। चलो आगे बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। हाँ जी। इंडिया यूके टू क्रिएट इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेटिव वायरल सेंटर। वर्चुअल, नॉट द वायरल, वर्चुअल सेंटर। भारत और यूके जो है वो एक सेंटर खोलने वाले हैं। इस सेंटर का क्या नाम है? नेट जीरो। अब देखो ये क्या है, बता देता हूं मैं। नेट जीरो ये एक वर्चुअल सेंटर होगा। वर्चुअल का क्या मतलब है? कि इसका कोई ऑफिस ऑफिस नहीं होगा, वेबसाइट इसकी बना देंगे, ऑनलाइन ये सेंटर होगा, इसका ऑफिस ऑफिस कुछ नहीं होगा। अब इस सेंटर का महत्व क्या रहेगा? इस सेंटर का महत्व ये रहेगा कि भारत के जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो इंडिया से यूके के अंदर सामान बेचते हैं, या यूके के बहुत सारे बिजनेसमैन जो यूके से इंडिया के अंदर सामान बेचते हैं, उनकी ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? टैक्सेशंस, कितना टैक्स लग रहा है, कितना टैरिफ लग रहा है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है, उनका माल अटक गया नहीं अटका, ये सारी चीजें वो ध्यान रखेगा। तो इसको इनोवेशन लिया है भारत सरकार ने, इसको इनोवेशन लिया है भारत सरकार ने, इस चीज पे काम करना शुरू किया था और यहां पर जो है इसको क्रिएट किया जा रहा है। तो एक वर्चुअल सेंटर होगा, याद रखना वर्चुअल रहेगा बेटा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सही तरीके से एक बिल्डिंग खरीद ली है, बिल्डिंग के अंदर ऑफिस है, वर्चुअल सेंटर है, ये वर्चुअल सेंटर रहेगा। क्लियर है? हाँ जी। ओके, ये न्यूज आईआईटीएंस के लिए बड़ी अच्छी न्यूज है। आईआईटी बॉम्बे शून्य सिक्योर सेकंड प्लेस इन सोलार डेक्थलॉन बिल्ड चैलेंज इन यूएसए। ये न्यूज है। अब न्यूज की हिस्ट्री में बता देता हूं। देखो, यूएस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वो हर साल एक कंपटीशन करवाता है। डिपार्टमेंट का क्या नाम है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डीओई। यूएस का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। दुनिया की जितनी भी कॉलेजेस होते हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है, ये सबको चैलेंज करता है और एक कंपटीशन रखवाता है। इस बार की कंपटीशन की थीम ये थी कि भैया आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट जनरेट करना है जिसके अंदर, जब वो एनवायरनमेंट जो है वो, जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा आपको बॉक्स या एनवायरनमेंट जनरेट करना है, जैसे कि मान लो कोई आदमी यहां पर बैठा है, आदमी के बैठते ही उसके आदमी के टेम्परेचर के हिसाब से ये जो जगह है ना, ये अपना टेम्परेचर चेंज कर ले। मतलब अगर ये जगह ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी अपने आप कम हो जाए, अगर जगह के अंदर ठंडी बहुत ज्यादा है तो थोड़ी सी वो जगह गर्म हो जाए। मतलब क्या है? एक ऐसा रूम आपको तैयार करना है, एक ऐसा बॉक्स आपको तैयार करना है जो अपने आप को कंडीशंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज कर दे। तो एक कारनामा करके दिखाया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने कारनामा करके दिखाया, बट हमारे भारत का जो आईआईटी बॉम्बे है उसने भी एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसका क्या नाम था? इस सिस्टम का नाम रखा गया शून्य। ठीक है, अब ये जो जीरो एनर्जी हाउस इसने बनाया है, ये एक जीरो एनर्जी हाउस था। मतलब सीधी सी बात थी कि इस तरह का बॉक्स बनाया, इस तरह का एक घर बनाया हमारे भारत के आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने, कि अपने आप वो एयर क्वालिटी को चेंज कर लेता, अपने आप वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर लेता। बेसिकली मुंबई की जो कंडीशन है ना, कि मुंबई का जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, उसको ध्यान में रखते हुए इस बॉक्स को बनाया गया जो अपने आप इस कंडीशंस को चेंज कर लेता था। तो इसमें फर्स्ट प्राइज तो नहीं मिल पाया हमको, पहला प्राइज इसको मिला। पहला प्राइज मिला है बेल स्टेट यूनिवर्सिटी को, और भारत का जो आईआईटी बॉम्बे है इसको कौन सा प्राइज मिला है? सेकंड प्राइज मिला है, याद रखना। ठीक है, और यहां पर जो चैलेंज था वो किसके लिए था? ये था सोलार डेक्थलॉन। और जो चैलेंज रखा था वो किस डिपार्टमेंट ने रखा था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डीओई ने चैलेंज रखा था। तो यहां पर आपसे बहुत डिटेल में नहीं पूछेंगे, आपको आईआईटी बॉम्बे याद रखना है, सिर्फ आईआईटी बॉम्बे।
वर्चुअल का मतलब होता है जो आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बेटा, वो वर्चुअल होता है। जैसे आपकी वेबसाइट वर्चुअल है। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, वीडियो गेम कोई खेलता है क्या? PS3, PS4, PS5 कोई खेलता है क्या? खेलते हो तो अच्छी बात है, खेलना चाहिए। थोड़ा सा दिन भर मत खेला करो। अगर आप वीडियो गेम खेलते हो ना, तो आपके डिसीजन लेने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है, बिकॉज वीडियो गेम के अंदर आपका जो कैरेक्टर होता है, आपको क्या करना पड़ता है, सडनली डिसीजन लेना पड़ता है, एक्शन सडनली लेना पड़ता है। एयरफोर्स के अंदर जो ड्रोन ऑपरेटिव्स होते हैं, उनकी तो ट्रेनिंग होती है इस तरीके की कि उनको ड्रोन उड़ाने के लिए वीडियो गेम्स खेलना बहुत जरूरी होता है। तो ये गलत बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा अगर आप कोई चीज करते हो ना, थोड़ा थोड़ा, वो सही रहती है, बिकॉज आपका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है उससे, है ना, कि आप कितनी जल्दी रिएक्ट कर जाते हो। तो वहां पर देखो, आप कोई भी गेम खेल रहे हो, मान लो आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो, तो आप अपना एक जो है एक अवतार वहां पर क्रिएट करते हो, सिलेक्ट करते हो। वो अवतार जो है वो सिर्फ गेम के अंदर है, वो रियल में है क्या? वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है। उसी को कहा जाता है वर्चुअल। 3D चश्मे आते हैं, एग्जाम्पल की बात करें आजकल तो वो आ जाता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप आंखों पर लगाओ और सामने पूरी आपकी एक मूवी आपको दिखने लगती है। तो वो चीजें क्या है, वो वर्चुअल है, वो रियल नहीं है। हाँ, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। सर हम पढ़ाई वर्चुअल कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो हूं बेटा आपके सामने, मैं रियल हूं। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद एक और अवार्ड दिया गया है, इंडियन अमेरिकन नीली बेंदा पुडी। इनको जो है एक अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का क्या नाम है? इमिग्रेंट्स अचीवमेंट अवार्ड। इमिग्रेंट्स का क्या मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आया है, तो ये बाहर से आई, ये इंडिया से आई, और इनको अपने काम के लिए अवार्ड दिया गया है। किसने अवार्ड दिया है? अवार्ड दिया है यहाँ पर यूएसए ने। कंट्री का नाम याद रखना, यूएसए ने अवार्ड दिया है। अवार्ड कौन सा है? इमिग्रेंट्स अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इनको अवार्ड दिया गया, इनका नाम याद रखना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने जैसा है नहीं बेटा। इंडियन अमेरिकन ये व्यक्ति है, महिला है, इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट। हाँ जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब ये न्यूज तो क्या ही बताऊं मैं, पाकिस्तान का पता ही है अपने को। बोलते हैं ना यार कि एक ऐसा नेशन जो सिर्फ मांगता है, अब इस मांगने की हालत इतनी हो गई कि एडीबी ने, एडीबी मतलब हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया का सबसे बड़ा बैंक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको इकोनॉमिक्स के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी। तो बच्चे हंस गए कि सर पाकिस्तान का नाम लेते ही आपको क्या हो जाता है। ठीक है, देखो देख लो ना हालत। मैं अपन कहाँ बोलते हैं बेटा, इंडियंस तो अपन किसी, देखो हमारा क्या है, इंडिया ऐसा नेशन है जो कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। हम लोग नहीं करते क्रिटिसाइज, आप हो आप अपना जियो, हम लोग जियो और जीने दो की पॉलिसी पे आते हैं। अबे रिपोर्ट आती है फिर, अब रिपोर्ट क्या बोल रही है देखो। रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान बिकेम लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ एडीबी फंडेड प्रोग्राम्स इन 2022। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो फंडिंग का प्रोग्राम चलाता है, मतलब लोन भी नहीं है, मुफ्त में पैसा दे देता है कि भैया गरीब देश है, इसको दे दो पैसा, रोटी पानी चल जाएगा। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा पैसा लिया है, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज से भी ज्यादा पैसा पाकिस्तान ने ले लिया। कितना लिया है देखो, 5.85 बिलियन डॉलर्स लिए हैं पाकिस्तान ने। बहुत बड़ी बात है, सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान ने लिया है। कब? 2022 के अंदर जो प्रोग्राम चलाए थे एडीबी ने, उसने। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखना 1966 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। क्लियर है? कितनी कंट्रीज है इसके अंदर? 68 कंट्रीज है। इसके बारे में डिटेल के अंदर मैं पढ़ाऊंगा। मनीला फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है एडीबी का। बट अपने को क्या ध्यान रखना है, हमको ध्यान ये रखना है कि भैया पाकिस्तान जो है उसने सबसे ज्यादा पैसा लिया है, किससे? एडीबी से लिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे ज्यादा पैसा उसने लिया है, फ्री वाला, फंडेड, फंडेड पैसा यहां पर लिया गया है। क्लियर है? देखो मुझे किसी कंट्री से प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे पाकिस्तान से प्रॉब्लम है मुझे प्रॉब्लम, मैं खुला बोलता हूं। जो 5 सोल्जर्स शहीद हुए हैं, बलिदान दिया, सबको पता है कि जो टेररिस्ट थे उनको फंडिंग किसने करी? पाकिस्तान ने करी है, पता है ना। अब इतने भी सीधे हम नहीं है कि कोई देश हमारे साथ ऐसा करे और हम उसकी बुराई ना करें। ये साधु बन के जीवन में नहीं रहा जा सकता है। जहां शस्त्र उठाना है वहां उठाना पड़ेगा, सीधी बात है। तो क्रिटिसाइज तो मैं करूंगा, ठीक है। मैं कमेंट्स का नाम नहीं लूंगा किसी बच्चे ने क्या बोला, बट मैं करूंगा क्रिटिसाइज, सीधी सी बात है। मेरे भाइयों को गोली मारने की कोशिश वो करते हैं और मैं यहां पर चुप बैठ जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता है बेटा। गलत है वो, गलत है, ठीक है, याद रखना, पूरी दुनिया जानती है।
सेफ हेवन है पाकिस्तान। किसके लिए? आतंकवादियों के लिए। सब जानते, बताने की जरूरत ही नहीं है। चलो भुगत रहे हैं ना। अब देखो, समय बड़ा बलवान होता है। कर्मा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। कर्म इन्होंने ऐसे करे, कुछ समय के लिए इनके लिए चीजें बड़ी अच्छी रही, अब इनको फल मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? फल तो मिलता है, कर्मा का फल जरूर मिलता है, ये बात सही है। चलो आगे बात करते हैं। हाँ जी, ये बहुत बड़ी न्यूज है। बहुत बड़ी तो नहीं है पर चलिए ठीक है। एलआईसी समझते हो आप? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आप सभी समझते हो, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। भारतीय जीवन बीमा निगम, उनके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। नाम याद रख लो, सिद्धार्थ मोहंते। सिद्धार्थ मोहंते इनके नए चेयरमैन है। एलआईसी को कब फाउंड किया गया था? 1956 के अंदर फाउंड किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई के अंदर है। याद रखना, एलआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। मतलब इनका जो टेन्योर होता है ना, कितने साल तक बने रहेंगे? 2 साल तक बने रहेंगे। 2 साल तक बने रहेंगे और 2025 के अंदर ये रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। क्लियर है? बिल्कुल। ग्रेट। चलिए, थोड़ा सा लंबा चलेगा लेक्चर बेटा। में जिसको रुकना है रुक जाइएगा, लास्ट लेक्चर है, मैं सारा करवाऊंगा। 35 स्लाइड पे अपन पहुंच गए, ज्यादा बची नहीं है। 46 ही है, ज्यादा नहीं है स्लाइड, बहुत ज्यादा नहीं है। 46 है, कंप्लीट करना पड़ेगी बेटा अपने को। 56 है, 46 क्या, फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 मुंबई में हुए, है ना? थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। मुंबई के अंदर फिल्म फेयर अवार्ड हुए हैं। 28 तारीख को ये अवार्ड्स हुए हैं। और इनका कौन सा एडिशन था? 68th एडिशन था फिल्म फेयर अवार्ड्स का। फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए हैं, बहुत सारे मूवीज को मिला है। जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है ना? कौन थी उसमें? आलिया भट्ट जी थी। इसके अलावा बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का मिला है बधाई हो को। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है राजकुमार राव साहब को, बधाई हो के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के अंदर मिला है संजय मिश्रा को, वध मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का मिला है भूमि पेडनेकर को। बेस्ट डायरेक्टर याद रखना, यह पूछा जाता है, संजय लीला भंसाली जी को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। इस मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड भी मिल गया और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। आलिया भट्ट, है ना? रियल इंसिडेंट पे आधारित मूवी थी ये। ओके। बधाई हो तो पता नहीं, मैंने मूवी नहीं देखी। बधाई हो नहीं पता है कौन सी मूवी है, बट हाँ, बेस्ट क्रिटिक्स का, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड जो है बधाई हो को दिया गया है। बधाई हो। बिल्कुल सही बात। रजनी बोल रही है सर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स खराब है, वहां के लोगों की क्या गलती? वहां के लोगों की गलती यह है कि उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। अगर आप गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती है ना, आप उसको सपोर्ट करते हो। इतना लंबे समय हो गया है पाकिस्तान के अंदर, अगर चीजें गलत चल रही है तो क्या वहां के लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं? स्टिल उसी चीज को वो सपोर्ट करते हैं, अपनी आर्मी को सपोर्ट करते हैं। उनकी आर्मी उनके देश को खा के बैठी है, आप देख लो। आर्मी के यहाँ, उनकी आर्मी में इतना करप्शन है ना, जमीनें दी जाती वहां पर। अपने अगर कोई व्यक्ति लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनता है तो क्या उसको सरकार जमीन दे देती है कि लो बेटा इतने बीघा जमीन तुम्हारी हो गई है? पाकिस्तान में देती है? करप्शन चलता है सीधा सीधा। वहां के लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? जुल्म सहना भी तो जुल्म करने के बराबर ही होता है, समझो इस चीज को। क्लियर है? ये नहीं बोल सकते कि सर वहां के लोगों की क्या गलती है, ऐसा नहीं होता है, गलती है, आवाज उठाना चाहिए। जब कुछ इंडिया में कुछ गलत होता है उनके यहाँ, तो इंडिया के खिलाफ तो वो बड़ी अच्छे तरीके से आवाज उठाते हैं कि हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ वो कर दिया। ये रॉ की करतूत है कि वहां पाकिस्तान में कुछ हो गया है, यही बोलते हैं, कुछ भी हो जाए रॉ का है ये। इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हो आप? क्रिटिसाइज करना जरूरी है ना, पता है देश की हालत ये होगी तब भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो बेटा ये है ना, ये चीजें नहीं होती है, समझ के चलो इन सारी चीजों को। बलूचिस्तान के अंदर आप हालत देख लो क्या चल रही है वहां के लोगों की। लड़ रहे हैं वो लोग वहां पे, उनको मारा जा रहा है, अपने देश के लोगों को मार रहे हैं वो। जो आवाज उठा रहा है उसको दबा देते हैं। तो ऐसा नहीं चलता है ना, बहुत सारी चीजें हैं, आप समझोगे जब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जाओगे ना तो चीजें समझ में आएगी। अब हमारे यहाँ कुछ गलत होता है तो हमारा देश खड़ा हो जाता है ना कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है, इसको चेंज करना जरूरी है। पूरा देश हम लोग खड़े हो जाते हैं। वहां क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? समझना पड़ेगा बेटा, कुछ तो है गड़बड़। चलिए, इंडिजिनियस लीडर फ्रॉम ब्राजील विंस टॉप इन्वायरमेंटल प्राइज,
है ना। देखो ब्राजील, जो अमेजोन फॉरेस्ट है ब्राजील वाला, वहां की एक लीडर है ना, वहां की एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, उनको बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया है। किसके लिए दिया गया? इन्वायरमेंट के लिए दिया गया है। अवार्ड का नाम है, नोट कर लो, गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज। गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज 2023 का। और जिस महिला को दिया गया है, महिला है, याद रखना, ट्राइबल महिला है ये, इनका नाम है LESSANDRA, एलेसेंड्रा KORAP, कोरप। एलेजेंड्रा कोरप को दिया गया है। कहां पर रहती है ये? ब्राजील, अमेजोन में रहती हैं, और इनको ये इन्वायरमेंट अवार्ड दिया गया है। 6 लोगों को दिया गया है, पर इनको नंबर 1 पे दिया गया है, तो इनका विशेष ध्यान रखा गया है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट, शकीरा जो गायिका है, डांसर है, उनको भी एक अवार्ड दिया गया है ना। लैटिन वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड उनको मिला है। पहली बार किसी महिला को, पहली बार ये अवार्ड दिया गया है, लैटिन वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। किसको मिला है? शकीरा को। शकीरा आप सभी जानते हैं, शकीरा वुमन सिंगर हैं, बहुत बड़ी सिंगर हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया गया। शिवम थैंक यू बेटा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आधा घंटा लगेगा अभी, है ना, थोड़ा सा रहेगा। हाँ, वाका वाका वाली, चलिए ठीक है। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज एनजी खांड विल बी रेडी इन मई दिस ईयर। इस साल मई के अंदर भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज, मतलब भारत का एक ऐसा ब्रिज जो केबल से बना हुआ है, बहुत लंबा ब्रिज है, इसकी लंबाई देख लो कितनी होगी, 96 केबल से जुड़ के बनेगा, 653 किलोमीटर तक ये लंबा होगा। और कहां पर है ये? कश्मीर के अंदर ये ब्रिज बनाया जा रहा है। कश्मीर के अंदर ये ब्रिज बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। कश्मीर को भारत के रेलवेज और भारत से जोड़ेगा ये ब्रिज। ब्रिज का क्या नाम है? अंजी खांड। भारत का पहला, याद रखिएगा, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज, जो केबल से जुड़ा होगा। 96 केबल्स इसके अंदर होगी, और ये अभी ये बना नहीं है, ये बन जाएगा, काम चालू हो गया है। कहां पर बन रहा है? ये बन रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, बेसिकली कश्मीर के अंदर ये बन रहा है। क्लियर है? हाँ ठीक है। अभी क्लास में टाइम लगेगा, मैं आधे घंटे क्लासेस और लूंगा बेटा, चीजें ज्यादा है, पढ़ना जरूरी है हमको उसके लिए, ठीक है। FM रिलीज वेटरन फॉर्मर बैंकर बेंगलुरु बुक रिफ्लेक्शंस, है ना। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने एक बुक रिलीज करी। बुक का क्या नाम है? रिफ्लेक्शंस। अब देखो बुक्स कौन सी पढ़नी है, कई बार बच्चा पूछता है कि सर एग्जाम में बुक्स कौन सी आती है। देखिए बुक्स वो आती है जिनका विमोचन भारत की कोई बहुत बड़ी हस्ती कर रही हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने करा है या फाइनेंस मिनिस्टर ने कर दिया है। तो यहां पर जो है, याद रखिएगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बुक का विमोचन किया है जिसका क्या नाम है? रिफ्लेक्शंस। ठीक है। किसने लिखी है? फॉर्मर बैंकर, पुराने बैंकर है जिनका नाम है वेंगुल्स। वेंगुल इनका नाम है, पहले बैंक के अंदर काम करते थे, बैंकर थे। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी है, बुक का क्या नाम है? रिफ्लेक्शन। इसका इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट, दुबई फ्लाइट्स एमिरेट्स लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट चेक इन असिस्टेंस इन न्यू DIFS फैसिलिटी। दुबई के अंदर आपको पता होगा एमिरेट्स एयरलाइंस है, एयरलाइंस भी है दुबई की, एमिरेट्स एयरलाइंस। उन्होंने दुनिया का पहला रोबोट चेक इन असिस्टेंस बनाया है, जिसका नाम भी रखा है उन्होंने, क्या रखा है? सारा। चेक इन असिस्टेंट क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, एयरपोर्ट के अंदर जाते ही आपको क्या करना पड़ता है? चेक इन करना पड़ता है। चेक इन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अपना नाम बताना पड़ता है, आपका आधार कार्ड या जो भी आपकी आईडी है वो दिखानी पड़ती है, आपकी एज दिखानी पड़ती है। जब आप चेक इन करते हैं उसके बाद वो आपको क्या दे देते हैं? बोर्डिंग पास दे देते हैं। यही करते हैं ना, बोर्डिंग पास आप ले लेते हो और फिर आप प्लेन के अंदर चढ़ जाते हो। यहां पर इन्होंने क्या बनाया है? एक मशीन बना दी है। वो मशीन के सामने आप जाओगे तो वो मशीन आपसे पूछेगी आपका नाम क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, आपका आधार कार्ड आपसे ले लेगी। तो क्या है? पूरा चीजें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर चलेगी। किसने बनाया है? दुबई ने बनाया है। क्लियर है? दुबई ने बनाया है ये चीज। बिल्कुल सही बात है। नाम याद रखना, सारा दुनिया का पहला फर्स्ट चेक इन असिस्टेंट है। ग्रेट। कतर तो अलग है ना बेटा, दुबई कहां से? कतर तो खुद ही अपने अपने कंट्री। अब सब रोबोट से ही हो रहा है यार। अभी एक देखो एक चीज है, चैट जीपीटी का नाम सुना है सबने? थोड़ा सा मैं अलग टॉपिक से अलग बात करता हूं, बट वो जरूरी है। चैट जीपीटी का नाम सुना है आप लोगों ने?
किसी ने सुना चैट जीपीटी का नाम? और कितने लोग यूज करते हैं चैट जीपीटी को? चैट जीपीटी यूज मत करना, कभी भी मत करना। ऐसा माना जा रहा है कि 5 साल के अंदर जितने भी लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं उनकी डिसीजन लेने की क्षमता 60% तक कम हो जाएगी। कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो हर चीज के लिए एक ऐप के ऊपर डिपेंडेंट है, हर चीज जानने के लिए वो उस डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। दुनिया में डिपेंडेंसी सबसे बुरी चीज होती है, याद रखना। किसी भी दुनिया को अगर आपको कमजोर करना है, गुलाम बनाना है, तो आप डिपेंडेंसी बढ़ा दो दुनिया के ऊपर। इसलिए मैं हर बच्चे को बोलता हूं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, साइकोलॉजिकली भी ये चीजें प्रूव होती हैं, अपने आप को किसी भी चीज का आदी मत करो। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूं, आप लोग जिस एज के अंदर है उस एज के अंदर आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे, एक्सेप्ट करना है इस चीज को, जो सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकते। इंस्टाग्राम अगर एक दिन नहीं चलाया तो घबराहट होने लगती है, एक दिन छोड़ो 1 घंटे नहीं चलाया तो घबराहट होने लगती है। आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है किसी एक छोटे से डिवाइस पे, और वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। जब इंसान की डिपेंडेंसी किसी एक चीज पे या किसी दूसरे इंसान पे बढ़ने लगती है ना, तो फिर उसका डेवलपमेंट होना बंद हो जाता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने माइंड को कंट्रोल करो। अगर तुम्हारी इंस्टाग्राम के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है, सोशल मीडिया पे डिपेंडेंसी ज्यादा है, ट्राई टू टेक ब्रेक फ्रॉम इट। ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको बिल्कुल छोड़ दो, डिसाइड करो कि आज मैं 4 घंटे इंस्टाग्राम नहीं देखूंगा। अदरवाइज तो जब फोन मिलता है देखते हो ना, ट्राई करो कि आज मैं 6 घंटे जो है वो किसी से व्हाट्सएप पे बात नहीं करूंगा। इस तरीके से तुम अपनी डिपेंडेंसी को हटा सकते हो। देखो, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो तुमको बोलूंगा कि नहीं फोन बंद कर दो, छोड़ दो उसको, वो पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए। किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कि एक दिन के अंदर सब कुछ छोड़ के बिल्कुल इस तरीके से जीवन को जी लेना। धीरे 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 हम उस चीज को कर सकते हैं, है ना। ये पॉइंट याद रखो, धीरे धीरे हम उसको हटा सकते हैं। ये बात याद रखना, एकदम से कोई चीज नहीं हटाई जाती। हमारा जो माइंड है वो उस तरीके से बना है कि अगर हमारे सामने से जिस चीज के हम आदी थे उसको एकदम से हटा दिया जाए तो हम और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, सिर्फ उसी उसी चीज के बारे में सोचते हैं। बट धीरे धीरे जब उस लत को कम किया जाता है ना, तो फिर हमारी माइंड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, है ना। चलो छोड़ेंगे उस चीज को, बाद में बात करेंगे। चलो पहले न्यूज पे आ जाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? हमारे कृषि मंत्री है, मध्य प्रदेश के ही है, एमपी के ही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया है। कहां पर? दिल्ली के अंदर, दिल्ली हाट के अंदर एक मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। जगह पूछा जाएगा। और जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। क्लियर है? 2023 को इंटरनेशनल सेंटर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। और हमारा एक मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर भी लॉन्च किया गया है। कहां पर? दिल्ली के अंदर लॉन्च किया है। किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। बट आप में से कितने बच्चों को पता है कि मिलेट्स का मतलब क्या होता है? किसे कहा जाता है मिलेट्स? मिलेट्स किसे कहा जाता है, पता है किसी को? मिलेट्स किसे कहा जाता है? मिलेट्स किसे कहा जाता है? हाँ, मैं वही पूछा जा रहा हूं, किसी को पता है? बहुत बढ़िया, नहीं पता? अरे ऐसा मत कीजिए, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। आयरन, ज्वार, बाजरा किसे कहा जाता है? मिलेट्स। इंपॉर्टेंट है। ज्वार बाजरा, अरे वाह, कंफ्यूज। ग्रेट। देखो ये याद रखना, मिलेट्स कहा जाता है बाजरे को, ज्वार को नहीं बोलते हैं, बाजरे को कहा जाता है। ठीक है, चलिए कम स्लाइड्स बची है। ओके। मन की बात, आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। कब किया था? 2014 के अंदर, 3 अक्टूबर 2014 के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, मन की बात। महीने के एंड में वो आते थे और बात करते थे। पता है कि नहीं? मन की बात, उसका 100वां एपिसोड पूरा हुआ है अभी। कौन सा एपिसोड? 100वां एपिसोड पूरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई गई थी, लाइव दिखाया गया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस मन की बात को। तो 100वां, 100वां एपिसोड इसका हुआ है। सोचो, हर महीने लास्ट में इसको दिखाया जाता है, महीने के लास्ट संडे को इसको दिखाया जाता है, बातचीत की जाती है। और 2014 से ही चल रहा था, और इसका 100वां एपिसोड जो है वो अब जाके हुआ है।
बहुत बड़ी बात है, मन की बात। और हमने इसको दिखाया कहां पर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर दिखाया गया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत अच्छी बड़ी बात है इंडिया के लिए। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड्स बैंक्स नेशनल अवार्ड फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। इसमें देखो बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को अवार्ड मिला है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए। किसने दिया है? भारत सरकार ने ही ये अवार्ड दिया है, याद रखिएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बस स्टेट का नाम आप याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 110 साल बाद हरियाणा के अंदर एक नेशनल पार्क है, कालेसर नेशनल पार्क। पता होगा बहुत सारे बच्चों को, हरियाणा वाले बच्चों को। 110 साल बाद वहां पर टाइगर दिखा है। अभी बहुत बड़ी बात है, न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। कालेसर नेशनल पार्क जो कहां पर है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर है। शिवालिका की फुटहिल्स के ऊपर ये बना हुआ है। वहां पर 110 साल बाद टाइगर दिखा है। 110 साल बाद टाइगर दिखा है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 110 साल बाद टाइगर दिखा है। कालेसर नेशनल पार्क याद रखना, कहां पर है? यमुनानगर हरियाणा के अंदर है। 110 साल बाद टाइगर दिखा है। अच्छा मुझे बताओ, भारत के अंदर किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर है? जल्दी बता दो, भारत के अंदर किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर है? बताना, आंसर बताना मुझे। रेडियो कनेक्टिविटी एक्सपांशन, पीएम मोदी इनोग्रेटेड 91 एफएम ट्रांसमीटर्स टू रेजोल्यूशन ऑफ रेशियो इंडस्ट्री। देखो क्या है, 91 ट्रांसमीटर्स दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एफएम ट्रांसमीटर, एफएम का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम समझते हो ना, रेडियो के ऊपर आता है 98.4 एफएम। एफएम का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बिल्कुल आंसर आ गया, यहां पर बच्चे आंसर बताते जा रहे हैं। बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। अब क्या है, 91 याद रखो, 91 ऐसे इक्विपमेंट दिए हैं, 91 ऐसे डिवाइसेस दिए हैं जिसके थ्रू क्या है, फ्रीक्वेंसी निकलती है। मतलब बहुत बड़े बड़े डिवाइस है और इन डिवाइसेस के थ्रू फ्रीक्वेंसी निकलती है ताकि रेडियो के नए नए चैनल्स को ओपन किया जा सके, रेडियो का जो सिग्नल से उसको भेजा जा सके, या रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मजबूत किया जा सके बेसिकली। तो यहां पर 91 न्यू एफएम ट्रांसमीटर्स दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसको दिए हैं? आसाम के अंदर है ना, डिस्ट्रिक्ट है दीफू इन करबी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने 91 एफएम ट्रांसमीटर्स को प्रोवाइड किया गया है। तो याद रखिएगा, बहुत बड़ी न्यूज नहीं है बट ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको नोट कर लेना, ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एशियन चैंपियनशिप के अंदर, ध्यान से सुनो, एशियन चैंपियनशिप के अंदर जो कि दुबई के अंदर चल रही है, दुबई के अंदर भारत के दो खिलाड़ी, जिनका क्या नाम है, स्वास्तिक सराज एंड चिराग शेट्टी, इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि मेंस डबल्स के अंदर गोल्ड जीता है। आज तक ये चीज हुई नहीं थी, पर भारत के अंदर पहली बार हुआ है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने मेंस डबल्स के अंदर गोल्ड जीत लिया है। किसको हराया है? याद रखो, हराया है इन्होंने मलेशिया के पेयर को। मलेशिया के दो प्लेयर्स थे, इनके साथ इन्होंने खेला था। नाम देख लो आप, ओंग यू सिंह एंड ट्यू ई यी। अब देखो इनके नाम ऐसे ही होते हैं। तो इन दोनों को हराया है। किसने हराया है? भारत के दो महान प्लेयर्स ने। किसमें हराया है? एशियन चैंपियनशिप के अंदर, बैडमिंटन स्पर्धा के अंदर, और मेंस डबल्स के अंदर गोल्ड जीता है। कहां पर हो रही थी ये? दुबई के अंदर हो रही थी। इसको भी नोट कर लीजिएगा, दुबई के अंदर हो रही थी। बस थोड़े ही बचे हैं यहां पर। इसके अलावा एक और है, अजरबैजान ग्रैंड पिक्स को किसने जीत लिया है? अजरबैजान ग्रैंड पिक्स। अजरबैजान के अंदर एक जगह है, उसका नाम याद रखना, बाकू। बाकू के अंदर ये चैंपियनशिप हो रही है। F1 फॉर्मूला 1 रेस है। फॉर्मूला 1 रेस को जीता है, किसने जीता है? एक महान व्यक्ति है, बहुत बड़े महान व्यक्ति मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी कम उम्र के अंदर इन्होंने बहुत नाम कमा लिया। इनका नाम है सेरिगियो प्रिजी। सेरिगियो प्रिजी, इन्होंने जो है ये अजरबैजान ग्रैंड पिक्स को जीत लिया है। फॉर्मूला 1 रेस आप सभी समझते हो, माइकल शुमाकर का नाम एक टाइम पर बहुत फेमस था, उसको जीत लिया है। हराया किसको इन्होंने? हराया है मैक्स वेटरस्पन को। इन्हीं की टीम के थे, इसी को हरा के जीत गए हैं। और ये स्पर्धा कहां पर हुई थी? अजरबैजान के अंदर एक शहर है बाकू, वहां पर यह स्पर्धा हुई है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इंडिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन फ्रॉम 2027। देखो क्या है, पूरी दुनिया के अंदर अब इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से कार्बन के एमिशन को कम किया जा सके, किस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम किया जा सके, और भारत के ऊपर भी इसका बहुत दबाव है। अब क्या है, अभी हवाई जहाज जो उड़ते हैं हमारे, अब हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो भी तो पोल्यूशन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो भारत के ऊपर लंबे समय से
ये जोर दिया जा रहा है कि वो ऐसे प्रोग्राम को ज्वाइन करे जिसमें एविएशन के क्षेत्र के अंदर भी वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने की कोशिश करें, है ना। अब ऐसे दो प्रोग्राम पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं। वो प्रोग्राम क्या है? पहला है कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, और दूसरा है लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन गोल्स फ्रॉम 2027। तो भारत ने बोला है कि ठीक है साहब, हम भी इसको ज्वाइन करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे। कब करेंगे? 2027 के अंदर हम ये दोनों प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर लेंगे। ये बात कही है इंडिया ने, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन आर्मी की एक न्यूज है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बैच 5 वुमेन आर्मी ऑफिसर्स की कमीशन की गई है। किसके लिए? आर्टिलरी के लिए। आर्टिलरी आप सभी समझते हैं, इंडियन आर्मी के अंदर आप सब जानते हैं आर्टिलरी जो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती है। सेना आगे बढ़ती रहती है, इन्फेंट्री आगे बढ़ती रहती है, आर्टिलरी पीछे से क्या है? फायरिंग करती है। फायरिंग करने के बाद उस एरिया को क्लियर करती है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 वुमेन्स को आर्टिलरी यूनिट के अंदर कमीशन किया गया। पहली बार हुआ है। ओटीए से पास आउट वुमेन से, देखिए नाम भी लिखा है, सारी के सारे लेफ्टिनेंट है। लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव जी, लेफ्टिनेंट पवित्रा मुदगिल जी एंड लेफ्टिनेंट आकांक्षा जी। तो 5 वुमेन्स है जिनको आर्टिलरी के अंदर फाइनली इन कमीशन किया गया है। अब आर्टिलरी की अलग अलग रेजिमेंट्स के अंदर इनको कमीशन करेंगे, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर है। और इनमें से जो 3 हैं उनको एलएसी के पास पोस्ट करने वाले हैं। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके पास पोस्ट करने वाले हैं। क्लियर है? ओके। बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ बने हैं, नए सीईओ है ना, डायरेक्टर बने हैं। कौन है? रजनीश करंटक, नाम याद रख लेना। रजनीश जी जो हैं इनको बैंक ऑफ इंडिया का नया सीईओ डायरेक्टर बनाया गया है। छोटी सी न्यूज है, याद रखना, ज्यादा न्यूज अब बची नहीं। हाँ जी, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे था, याद रखो। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे था, ये नोट कर लेना। कब था? 1 मई को था। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। इसको इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे भी कहा जाता है। ओके। इसके बाद सचिन तेंदुलकर जी का 50वां जन्मदिन था, और 50वें जन्मदिन के ऊपर शारजहां में एक स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रख दिया। देखो मैंने पिक्चर भी लगा दिया, सचिन तेंदुलकर स्टेडियम शारजहां के अंदर। शारजहां के अंदर सचिन तेंदुलकर के नाम के ऊपर एक स्टेडियम जो है वो बनाया गया है ना, याद रखिएगा। स्टेडियम नहीं, स्टैंड, सॉरी स्टेडियम बोल दिया मैंने, स्टैंड बनाया गया है जहां पर देखकर, जहां पर लोग खड़े रह के मैच देख सकते हैं। जैसे स्टेडियम होता है, यहाँ पर खड़े लेके लोग जो है वो मैच देखते हैं, अलग अलग स्टैंड्स होते हैं। तो सचिन तेंदुलकर के नाम पे ये स्टैंड बनाया गया, स्टेडियम नहीं है, स्टैंड बनाया गया है, याद रखिएगा। कहां पर बनाया गया है? शारजहां के अंदर। हालांकि ये न्यूज जो है वो बहुत फेमस नहीं हुई, बट होनी चाहिए थी, मैं तो ये मान रहा था कि होनी चाहिए, बट पता नहीं क्यों नहीं हुई। चलिए, एक और इंडेक्स है यहाँ पर। इंडिया क्लाइम 6 प्लेसेस ऑन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। वर्ल्ड बैंक ने एक इंडेक्स जारी करा, एक अनुसूची जारी करी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है? कि जो देश है वो आपस में किस तरीके से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कौन सा देश गुड्स को सही तरीके से ट्रांसपोर्ट कर पाता है। मतलब कौन सा देश इंडिया से, जैसे भारत है, भारत अपने गुड्स को सही तरीके से ट्रांसफर कर पाता है कि नहीं कर पाता है, इंपोर्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? सी के थ्रू भी होता है, रोड्स के थ्रू भी होता है, प्लेन्स के थ्रू भी होता है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है ना गुड्स का, तो इसे कहा जाता है लॉजिस्टिक। याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो दैट्स वाई यहां पर क्या है कि पहली बार तो नहीं, पर इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और इंडिया की जो रैंक आई है, ये अनुसूची निकाली है, इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 38। याद रखो, पहली रैंक किसकी आई है? सिंगापुर। देखो सिंगापुर सब में नंबर 1 रहता है। पहली रैंक सिंगापुर की, दूसरी फिनलैंड की, और भारत की रैंक कौन सी आई है? 38 आई है। कितनी कंट्रीज थी इसमें? 139 कंट्रीज। याद रखिएगा, इंडेक्स का क्या नाम था? वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। यहां तक क्लियर है? डिफरेंस एलओसी और एलएसी में बता दूंगा बेटा, मैं डोंट वरी, मैं बिल्कुल बता दूंगा। लॉजिस्टिक याद रखना, बस ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए,
दो न्यूज है, पीएम मोदी टू इनॉग्रेटेड नेशनल गेम्स इन गोवा इन अक्टूबर, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी हालांकि इसको मैंने डिटेल में नहीं बताया, डिटेल में न्यूज आई जाएगी। जो नेशनल गेम्स है वो कहां पर होने वाले, गोवा के अंदर होने वाले, इस बारे में बात हो गई है। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है उनसे बात करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रमोद सावंत जो गोवा के सीएम है उनसे बात करी है। ये कंफर्म हो गया है कि गोवा के अंदर नेशनल गेम्स होने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फुटबॉल का एक कप हुआ था, हीरो सुपर कप 2023, उसमें उड़ीसा ने हरा दिया है। किसको हरा दिया है? बेंगलुरु को हरा दिया। एफसी मतलब क्या होता है? फुटबॉल क्लब, है ना, कंफ्यूज मत होना, एफसी का मतलब है फुटबॉल क्लब। उड़ीसा फुटबॉल क्लब ने बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को हरा दिया है। और कौन सा कप जीता है? हीरो सुपर कप 2023 यहां पर जीता है, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है हीरो सुपर कप, ये पूछा जा सकता है। हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? उड़ीसा ने जीता। किसको हराया है? बेंगलुरु को हराया है। और फर्स्ट टाइटल जीत लिया है, मतलब रनर अप कौन था? बेंगलुरु था, उड़ीसा जो है वो जीत चुका है। ग्रेट। 57, चलो लास्ट बची है हमारी स्लाइड। बेल्जियम फर्म टू लॉन्च बायोडीजल प्रोजेक्ट इन अयोध्या सून। बेल्जियम की कंपनी है। अच्छा, बेल्जियम कहां है जल्दी बताओ, बेल्जियम किस एरिया के अंदर आता है ये मुझे बताइएगा। न्यूज में बता देता हूं, बेल्जियम की कंपनी है, एक फर्म है, वो अयोध्या के अंदर, अयोध्या कहां पर है? यूपी के अंदर, अयोध्या प्रभु राम की जन्मभूमि। अयोध्या के अंदर एक बायोडीजल प्रोजेक्ट ओपन करना चाहता है, ठीक है, और बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट ओपन भी हो जाएगा। बट ये मुझे बताओ, अच्छा आप बता दिया बच्चों ने, सर बेल्जियम यूरोप के अंदर है, ठीक है, ये चीज ठीक है। बायोडीजल किसे कहा जाता है? बायोडीजल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, बायोडीजल किसे कहा जाता है? मैपिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, याद रखना, मैपिंग अच्छी रखना अपनी, मैपिंग इन द सेंस कि कौन सी कंट्री कहां है, ये थोड़ा सा जरूरी होता है। बायोडीजल प्रोजेक्ट, बायोडीजल का क्या मतलब होता है? एक बार कोई बताए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडीजल? बायोडीजल किसे कहा जाता है? नेचुरल गैसेस, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या है, बायोडीजल में आपने सुना होगा बायोडीजल बनाया जा रहा है, गन्ने से जो है वो ईंधन बनाया जा रहा है। इसमें क्या किया जाता है, किसी केमिकल का यूज हम नहीं करते हैं। बायो मतलब हम नेचुरल एनवायरनमेंट का यूज करके, या कह सकते हैं कि ग्रीनरी का यूज करके, गन्ने से, किसी कह सकते हैं कि किसी फल की खोल से, उससे हम क्या बनाते हैं? हम डीजल बनाते हैं, ऐसा ईंधन बनाते हैं जो कि जलने में सक्षम होता है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसको लाना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि पेट्रोलियम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और बायोडीजल की मांग है ना लगातार बढ़ती जा रही है। इसके फायदे क्या है? पहला तो ये आसानी से मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसके लिए ऐसा जमीन नहीं खोदनी पड़ती, इसको निर्माण किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है, फैक्ट्री के अंदर हम बना सकते हैं। दूसरी चीज, ये इन्वायरमेंट को थोड़ा सा कम पोल्यूट करता है, तो दैट्स वाई इसके बारे में भारत सरकार ही नहीं पूरी दुनिया चिंतित है और इसके बारे में काम भी कर रही है। तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश हम कर रहे हैं और पॉसिबली वो हो जाएगा अगले साल तक, अयोध्या के अंदर उसे किया जाएगा। एक प्रोजेक्ट होगा, दैट मीन्स एक फैक्ट्री लगाई जाएगी, वहां पर बायोडीजल बनाया जाएगा, ये सारी चीजें यहां पर होगी। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी चीजें यहां पर हो गई है और 57 स्लाइड्स में हम लोगों ने कंप्लीट किया। करंट अफेयर्स के अंदर यही सारी चीजें थी। क्लियर है? ओके। हार्मफुल तो है बेटा, थोड़ा बहुत हार्मफुल है, बट देखो पेट्रोलियम से कम हार्मफुल है, मैं ये मानता हूं, पेट्रोलियम से कम हार्मफुल है। ग्रेट, चलिए थैंक यू बेटा, जय हिंद। ओके, हार्मफुल तो है, हार्मफुल तो रहती चीजें, बट क्या करें। चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं हम लोग, थोड़ा सा पॉलिटिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।